हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 11th के हिस्ट्री में। थीम 2 से हम इस सिलेबस का आगाज करने जा रहे हैं क्योंकि थीम 1 जो है आपका वो सीबीएसई ने इस साल डिलीट कर दिया है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम थीम 2 दैट इज राइटिंग एंड सिटी लाइफ। सो राइटिंग एंड सिटी लाइफ में हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारी इस अर्थ की जो टिल डेट अभी तक जितनी सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता चला है उसमें सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे सिटीज बसाई जाती है, राइटिंग्स का यानी कि लेखनी का किस तरीके से रोल था सिटी के फंक्शनिंग में, सिटी के ऑपरेशन में, सिटी के सेटलमेंट्स में, उसको देखेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आप खुद से इमेजिन करें कि अगर आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं मालूम, अगर आप ऐसे दुनिया से हैं जहां लिखाई नहीं होती है, देयर इज नथिंग कॉल्ड स्क्रिप्ट, तो आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। आप स्क्रिप्ट समझते हैं तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तभी तो आप चैट कर पाते हैं, तभी तो आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर पाते हैं बिकॉज यू नो द स्क्रिप्ट ऑफ इंग्लिश, या आप हिंदी लिख पाते हैं बिकॉज यू नो द देवनागरी स्क्रिप्ट। तो अगर आप सोचें कि अगर स्क्रिप्ट नहीं होती, अगर लेखनी नहीं होती, तो किस तरीके से लोग सेटलमेंट बसा सकते थे, किस तरीके से एक बड़ी पॉपुलेशन एक जगह पे एकत्रित होकर रह सकती थी। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग एक साथ एकत्रित होकर रहेंगे तो बहुत चीज़ों का आदान प्रदान होगा, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे और उसमें लेन देन जो होगी तो उसको रिकॉर्ड करने की आवश्यकता तो पड़ेगी ना। सो इन एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ वी नीड राइटिंग्स, हमें लेखनी की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। सो सिटी लाइफ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड ये जो हमारा चैप्टर है पर्टिकुलरली, और ये वीडियो वन शॉट होने वाला है, दैट मीन्स कि इस पूरे वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। इन वन वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर चैप्टर। सो आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो आएगी एंड उसके बाद अगले दिन आपको जो नोट्स है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे एंड इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगा। एंड फर्दर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक क्विज भी मिल जाएगा जिसमें कि 10-12 क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए इफ यू वांट टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चंस टू। सो इस चैप्टर में हम बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन इनको अगर ब्रॉड टर्म में कैटेगराइज किया जाए तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया था क्या, कहाँ पड़ता था, कैसे हिस्ट्री शुरू होती है, क्या क्या एविडेंसेस हैं। देन पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन इन मेसोपोटामिया, शहरीकरण कैसे हुआ, क्योंकि शहरीकरण इज अ बिग डील। शहरीकरण मीन्स कि लोग खेती के अलावा भी बहुत सारे काम कर रहे हैं एंड वहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है जो कि इंटरडिपेंडेंट है, लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी बात थी आज से 5000-7000 साल पहले। और आज के समय में तो शहरीकरण उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप सोचिए कि 5000-7000 साल पहले जब लोगों ने एक साथ रहना शुरू ही करा था तब कैसे अर्बनाइजेशन हुआ होगा। सो जस्ट इमेजिन। उसके बाद हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ राइटिंग, जो लेखनी है उसका किस तरीके से रोल होता है अर्बनाइजेशन में, किस तरीके से लेखनी की डेवलपमेंट करी जाती है, स्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देन बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे एंड ये भी जानेंगे इसी सिलसिले में कि हमें मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ कैसे मालूम है और मेसोपोटामिया इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। सो पहले देख लेते हैं कंटेंट्स की। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली किन किन टॉपिक्स को छूने वाले हैं। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। इसमें हम हिस्ट्री को ब्रीफ में पढ़ेंगे, एक प्रिसाइज इंट्रोडक्शन लेंगे। देन मेन सोर्सेज ऑफ एविडेंसेस, हम ये पहले देखेंगे, आकलन करेंगे कि हमारे पास जो मेसोपोटामिया की जानकारी है वो किन किन सोर्सेज से आती है, क्योंकि सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछ देता है कि हमारे पास किन सोर्सेज से फलाने सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेज फॉर अस टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट होगा हमारा मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। बेसिक से शुरू करेंगे कि मेसोपोटामिया है कहाँ, आसपास कौन से इलाके पड़ते हैं, क्या क्या नदियां हैं, किस तरीके से ट्रेड कनेक्शन होता था, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, किस तरीके से घास के मैदान थे। देन द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्बनाइजेशन की, शहरीकरण का क्या महत्व है, शहरीकरण किस तरीके से एक बहुत बड़े अंपायर की फाउंडेशन रखता है। देन द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग की, किस तरीके से लेखनी का विकास होता है एंड मेसोपोटामिया वाले किस तरीके से लेखनी में एक्सेल करते जाते हैं। एक्सेल मीन्स इस कदर वो लोग एक्सेल कर गए थे, इस कदर वो लोग एडवांस हो गए थे तो कि वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी पता कर लेते थे। सो सोलर एक्लिप्स हो या लूनर एक्लिप्स हो वो उसके भी बारे में पता कर लेते थे एंड वो उनको स्क्वायर रूट निकालना आता था, उनको क्यूब रूट्स निकालना आता था। दे न्यू हाउ टू चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट। सो इतनी सारी चीज़ें उनको मालूम थी वर्ल्ड बिकॉज कि उनको राइटिंग लिखना मालूम था, उनके पास एक स्क्रिप्ट होती थी और लैंग्वेजेस होते थे। नाउ अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, किस दक्षिण मेसोपोटामिया में किस तरीके से शहरीकरण होता है एंड हम कुछ बड़े शहरों के बारे में पढ़ेंगे भी, उनमें किस तरीके से सिटी लाइफ हुआ करती थी, ऑर्डिनरी पीपल किस तरीके से रहा करते थे। देन सिटी डेवलप्ड अराउंड टेम्पल्स की, मंदिरों के आसपास किस तरीके से सिटी बसाए जाते हैं एंड मंदिर किस तरीके से एक मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन के रूप में उभर के सामने आते हैं। देन द सिटी ऑफ उरुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वन ऑफ द एंशिएंट सिटी है हमारे पास उरुक।
उसका बाद देखेंगे तो लाइफ इन द सिटी, सिटी में किस तरीके से लाइफ होता था, पर्टिकुलरली जो ऑर्डिनरी पीपल है उनके बारे में पढ़ेंगे इसमें। देन द मारी, मारी एक टाउन है जो आप देखेंगे तो सदर्न मेसोपोटामिया में नहीं पड़ता, वो आप देखेंगे तो मिडिल ऑफ द यूफ्रेटिस एक नदी है उसमें पड़ता है। एंड ये बहुत बड़ा एक ट्रेड टाउन माना जाता था, एक ट्रेड सेंटर होता था एंड बहुत ही प्रॉस्पेरस, बहुत ही पैसे वाला सिटी था। देन हम इस चैप्टर को सम अप करेंगे विथ सम फीचर्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो आपको किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को आप एक बार ना देखें तो आपके लिए, आपके सुविधा के लिए इस वीडियो में टाइम स्टैम्प लगा दी जाएंगी, तो आप एक बार में कुछ पोर्शंस को कवर करें एंड फिर उससे नोट्स बनाएं। देन फिर अगले पोर्शंस में आप स्विच ऑन करें, क्योंकि हम आपके लिए टाइम स्टैम्प लगा देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन की तरफ स्विच करने में। नाउ पहली चीज शुरू करते हैं द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन क्या था। तो सबसे पहले इस पे बात आती है कि हम इसको मेसोपोटामिया क्यों कहते हैं। जैसे हमारे पास हड़प्पा सिविलाइजेशन है, तो पहला बार हमारे पास एविडेंस जो मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो हड़प्पा में मिला था, इसीलिए हम उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। इसीलिए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का नाम मेसोपोटामियन क्यों पड़ा, या मेसोपोटामिया है क्या। सो बेसिकली ओरिजिन ऑफ द वर्ड, ओरिजिन मतलब इसका उद्भव कहाँ से होता है। तो मेसोपोटामिया मीन्स, मेसोपोटामिया बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना, एक होता है मीजोस एंड सेकेंड इज पोटामस। सो मीजोस मीन्स मिडल, मीजोस मतलब क्या होता है मिडल, एंड पोटामस मतलब क्या होता है रिवर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी जगह जो रिवर्स के बीच में है। तो आप यहाँ अगर मेसोपोटामिया की मैप देखेंगे, ये ज़्यादा लाइव लेबल्ड मैप तो नहीं है, इसमें थोड़ी सी कम स्केचिंग करी गई, लेकिन आप अगर दो लाइंस यहाँ देख पा रहे होंगे तो वन इज रिवर यूफ्रेट्स एंड वन इज रिवर टिग्रिस। तो इन दो रिवर के बीच जो सिविलाइजेशन बसी थी, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, वो इसी दो रिवर के बीच में बसी थी। जितने भी अलग, अच्छा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एक ही सिविलाइजेशन नहीं आती है, ये मैं तुम्हें आगे चल के क्लियर करूंगा जब हम टाइमलाइंस देखेंगे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ना अलग अलग ट्राइब्स के लोग आते हैं, सुमेरियंस आते हैं, कैडियंस आते हैं, बेबीलोनियंस आते हैं, एमोराइट्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, सीडियंस आते हैं, बाद में अलेक्जेंडर हमला करता है, फारस के लोग हमला करते हैं, देन रोमन एम्पायर का कब्जा होता है। सो जब हम ऐसे एंशिएंट मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे सिविलाइजेशंस थे। हमने बताया आपको सुमेरियन, कैडियन, बेबीलोनियन हो गया, या असीरियन हो गया, एमोराइट्स हो गया, बहुत सारे लोग थे। तो और वो सारे लोग मोटा मोटी आप कहेंगे अगर समअप करना पड़े तो इस दो रिवर के बीच रहा करते थे। सो फर्स्ट इज रिवर टिग्रिस एंड सेकेंड इज रिवर यूफ्रेट्स। जब हम ज्योग्राफी देखेंगे तब हम ये पता करेंगे कि ये आखिर पड़ता कहाँ है। बेसिकली एक मैप है, इसको भी आप देख लें तो ये जो इलाका है ये आपका मेसोपोटामिया, एंड ये आपके दो रिवर्स हो गए, रिवर यूफ्रेट्स एंड रिवर टिग्रिस। अब ये मैप थोड़ा सा ज़्यादा लेबल्ड है, तो आप पता कर सकते हैं कि ये कौन से इलाके में पड़ता है, वर्तमान समय में ये किस देश में पड़ता है। तो बेसिकली ये इराक में पड़ता है, ज़्यादातर इसका पोर्शन जो है वो इराक में पड़ता है। कुछ कुछ इलाके हालांकि सीरिया से भी लगते हैं। एंड यहाँ आपका ईरान हो गया, नीचे अरबिया के डिजर्ट आएंगे, लेबनान है, इसराइल है, जॉर्डन है, जेरूसलम है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो रिवर्स के बीच में बसी हुई थी। एक हमारे पास यूफ्रेट्स है, यहाँ देख सकते हैं, एंड एक है हमारे पास टिग्रिस। सो इन दोनों रिवर्स के बीच में सिविलाइजेशन बसी थी। जितने भी शहर बसाए जाते हैं वो इसी दोनों नदियों के बीच होते हैं। जितने भी ट्रेडिंग टाउन्स होते हैं, जितने भी अंपायर बसाए जाते हैं इस पूरे एरा के दौरान, वो इन्हीं दोनों नदियों के बीच में बसाए जाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ओरिजिन ऑफ वर्ड, कि हाउ द वर्ड वाज फॉर्म्ड। मेसोपोटामिया, मीजोस प्लस पोटामस की दो रिवर्स के मिडल में, दो दरियाओं के बीच का जगह। उसके बाद व्हाई इज द मेसोपोटामिया इंपॉर्टेंट, कि हमें मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ने की क्यों जरूरत है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि जब वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़े या चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में पढ़े, उससे पहले हमें मेसोपोटामिया के बारे में क्यों बताया गया। आपके दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में तो और भी सारे सिविलाइजेशन थे, अभी तो हमने अमेरिकन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना शुरू भी नहीं किया। तो ये सारे सिविलाइजेशन से पहले हमें मेसोपोटामिया के बारे में क्यों पढ़ाया गया। सो मेसोपोटामिया, लेट मी टेल यू, इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड टिल डेट, कि हमारे इस धरती पे जितने भी सिविलाइजेशन आए हैं उसमें सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इज मेसोपोटामिया। अब इसका मतलब ये है कि धरती पे सबसे पहले जो सिविलाइजेशन बसी थी वो मेसोपोटामिया की थी, वो इस इलाके में बसी थी। ये आप अगर पूरी गारंटी के साथ कहें तो ये गलत हो सकता है, क्योंकि देखें ऐसा हमारे पास कोई प्रॉपर साक्ष्य नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे पास, अगेन आई एम यूजिंग टिल डेट, ये आप इस दो वर्ड को आप एग्जामिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस लाइन का एसेंस क्या है, कि ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है जो कि टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के बीच बसाई गई थी, बहुत सालों तक चलती है, 2000-3000 सालों तक। तो ये सिविलाइजेशन जो है टिल डेट, अभी तक जितनी हमें हिस्ट्री के बारे में मालूम है, हमें तो सब कुछ तो मालूम नहीं है। कल को अगर मान लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ ऐसे एविडेंसेस मिल गए जो कि 7000 साल पुराने हैं या 10,000 साल पुराने हैं, कि वहां पे 10,000 साल पहले भी लोग रथ बनाते थे या ड्रेनेज सिस्टम का यूज करते थे,
तो तब से फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन हो जाएगा सबसे पुराना। तो अभी तक जितनी हिस्ट्री हमने पढ़ी है, जितने हमारे यहाँ आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन हुए हैं, जितने हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं, उनसे हम कह सकते हैं कि अमॉन्गस्ट ऑल द सिविलाइजेशंस व्हाट वी हैव, चाइनीज हो, इजिप्शियन हो, या हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, मेसोपोटामियन हो, अमेरिकन हो, उन सब में जो है, उन सारों में जो आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन सबसे पुरानी है हमारे पास। एंड मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मेसोपोटामिया में ही एंड सिविलाइजेशन के साथ आप देखें, एक होती है सेटलमेंट्स कि लोग एक साथ रहना शुरू करते हैं, कुछ 40-50 घर बनते हैं एक साथ, एक गांव में रहना शुरू करता है, फिर वो सिटी बनती है। सिविलाइजेशन से मेरा मतलब ये है, या सिविलाइजेशन से मतलब क्या होता है ना, कि आपकी ना प्रॉपर एडवांसमेंट हो रही है, यू नो हाउ टू राइट, you know how to script the things, you know how to build cities, you have literature, so you have mathematics, you have astronomy, you have temples, सारी चीजें मेसोपोटामिया में थी। ये जो सिविलाइजेशन की बात हम करते हैं ना, कि लोग सिविलाइज थे, उनकी अपने प्रॉपर वे ऑफ लिविंग्स थे, वो ऐसे मजबूर होकर नहीं रह रहे थे। सो दैट वाज मेसोपोटामिया इज ऑल अबाउट, कि मेसोपोटामिया में सबसे ओल्डेस्ट राइटिंग स्क्रिप्ट पाई गई है, मेसोपोटामिया में सबसे ओल्डेस्ट सिटीज मौजूद है, लिटरेचर वहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर हमें मिलता है, एपिक ऑफ गिलगामेश करके एक बहुत 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 एंशिएंट लिटरेचर है, बहुत एंशिएंट हमारे पास कोड ऑफ लॉज है। कोड ऑफ लॉज मीन्स की जो कानूनें बनाई जाती थी, तो वैसे भी हम जैसे हमारे पास हम्मुराबी के कानून आप पढ़ेंगे, या और भी बहुत सारे उससे पहले उर्नामा के कानून थे, तो वो सारे कोड ऑफ लॉज, बहुत ही एंशिएंट कोड ऑफ लॉज, वो मेसोपोटामिया में उस समय बनाए गए थे। सो यू कैन इमेजिन कि किस तरीके से वो सिविलाइज एंड किस तरीके से वो एडवांस रहा होगा। मैथमेटिक्स भी बहुत ज़्यादा एडवांस थी, मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट बनाना जानते थे वो लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट बनाना जानते थे, दे न्यू ट्रिग्नोमेट्री, उनको एस्ट्रोनॉमी आती थी, किस तरीके से सूर्य ग्रहण का पता लगाया जाता है, एंड उनको टाइम रिकॉर्डिंग के बारे में बहुत चीज़ें मालूम थी कि किस तरीके से। एंड मेसोपोटामिया में भी लोग एक साल को 12 महीने का मानते थे, एंड एक दिन को 24 घंटे का मानते थे, तो उनको पृथ्वी की पूरी रिवॉल्यूशन, किस तरीके से गैलेक्सी काम करती है, उनका भी अच्छा खासा अंदाजा रहा होगा। सो इसीलिए मेसोपोटामिया इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड ओवरऑल मेसोपोटामिया का क्या है ना, बाइबल में एक रेफरेंस है, बाइबल में मेसोपोटामिया का रेफरेंस है। मेसोपोटामिया की जो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है, क्योंकि मेसोपोटामिया में एक सिविलाइजेशन ने रूल नहीं करा, बहुत सारे सिविलाइजेशन आते हैं, सुमेरियंस, अकेडियंस, बेबीलोनियंस, एमोराइट्स आते हैं, फिर असीरियंस आते हैं, तो उसमें से सुमेरियन का जिक्र बाइबल में मिलता है। बाइबल में एक और कहानी है कि एक कैरेक्टर है नोआ, वो क्या करता है, जब पृथ्वी अंत पे आती है, मतलब एक डूम्सडे, क़यामत का दिन आता है, तो वो पृथ्वी पे जितने भी स्पीशीज रह रहा है उनका एक पेड़ उठाते हैं, जोड़े में उठाते हैं। जैसे इंसान है तो उनको जोड़े में उठाते हैं, कबूतर है तो उनको जोड़े में उठाते हैं, कपल्स को, और वो नाव पे रखते हैं ताकि सिविलाइजेशन बच सके। तो ऐसी ही कहानी आपको मेसोपोटामियन ट्रेडिशन में भी मिल जाएगी। ऐसा ही एक रेफरेंस मेसोपोटामियन ट्रेडिशन में भी आपको मिल जाएगा कि मेसोपोटामिया में भी एक बात करी गई है, वहाँ पे भी एक कैरेक्टर थे जिन्होंने कि ऐसा ही कुछ काम किया था। बोट पे वो जब पृथ्वी अपने अंत पे आ गई थी, तो बोट पे सारे स्पेसीज उस समय जितने भी थे अर्थ पे, तो उनके कपल्स को उठाते जोड़े में ताकि सिविलाइजेशंस आगे फ्लरिश कर सके, खत्म ना हो पॉपुलेशन। सो दिस इज हाउ द मेसोपोटामिया इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। की सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ है कि भाई सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन टिल डेट, उसके बाद सबसे ओल्डेस्ट राइटिंग हमें यहाँ मिलती है, सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट हमें यहाँ मिलती है, सिटीज़ जो सबसे पुरानी बताई गई है उसमें से बहुत ज़्यादा सिटीज़ यहीं पे है, लिटरेचर सबसे पुराना यहीं पे मिलता है, मैथमेटिक्स और टेम्पल्स बनाने की कला सबसे पहले यहीं पे शुरू करी गई थी। 5000 साल पहले इन्होंने टेम्पल बनाया था, 5000 BC, नॉट 5000 साल पहले, 5000 BC अगर आप सोचे तो आज तकरीबन 7000 साल पहले। तो 7000 साल पहले सोच के देखिए आप टेम्पल्स कैसे बनाए जा सकते होंगे। 7000 साल पहले किसी को ये भी क्या मालूम होगा कि इस तरीके से ईंट बनाई जाती है, क्ले से इसको जला के, इसको धधका के किस तरीके से ईंट बनाई जाती है। सो ये सब चीज़ें वो लोग 7000 साल पहले जानते थे, तो ऑब्वियसली इनके बारे में पढ़ना तो आवश्यक हो ही जाता। सो इसीलिए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बिकॉज दे वर द ओल्डेस्ट and they knew how to write, they had literature, mathematics, temple, astronomy and all, and it has a reference in Bible। तो होता है क्या कि यूरोपियंस इनको अपना एंसेस्ट्रल सिविलाइजेशन मानते हैं, मेसोपोटामिया को यूरोपियंस अपना एंसेस्ट्रल सिविलाइजेशन मानते हैं। इसीलिए आप देखें तो मेसोपोटामिया के बारे में एज कम्पेयर टू अदर सिविलाइजेशन, चाहे वो इंडस वैली हो या इजिप्शियन हो या चाइनीज़ हो, हमें मेसोपोटामिया के बारे में अगर ज़्यादा मालूम है तो वो इसलिए भी ज़्यादा मालूम है क्योंकि मेसोपोटामिया में ज़्यादा एक्सकैवेशन, ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन करी गई है, क्योंकि यूरोपियंस इनको मानते थे कि मेसोपोटामिया हमारे एंसेस्टर्स थे, क्योंकि बाइबल में रेफरेंस है उनका। तो जब बाइबल में रेफरेंस है उनका एंड यूरोपियंस को पता चला कि ये हमारे एंसेस्टर हो सकते हैं, तो उन्होंने एक्सपेडिशंस करना शुरू करा। यूरोपियंस के पास तो बहुत पैसा था, तो उन्होंने दबा के एक्सकैवेशंस किए, दबा के खुदाई करी, एक्सपेडिशन पे एक्सपेडिशन करा, एंड उससे बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी जो कि हमारे इजिप्ट के लोग नहीं कर पाए, इंडिया के लोग उतने नहीं कर पाए। बाद में तो खैर हमारा देश पार्टीशन ही हो जाता है, तो हम आखिर कर भी नहीं सकते। चाइनीज भी उतना ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि यूरोप के पास एक तो बहुत पैसा था, एंड उन्होंने जब ये मान लिया कि ये हमारे एंसेस्टर सिविलाइजेशन है, कि हमारी जो उत्पत्ति है वो यहीं से हुई है, तो दे बेसिकली ट्राई टू फिगर आउट कि अच्छा थिंग्स कैसे
चल रही होंगी, चीज़ें कैसे हो रही होंगी, उनको पता करने के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े एक्सपेडिशंस लॉन्च किए। तो बहुत खर्चा भी हुआ एंड बहुत चीज़ें पता भी चली। सो हमें एक रीज़न ये भी मिलता है कि क्यों हमें मेसोपोटामिया के बारे में एज़ कम्पेयर टू अदर सिविलाइजेशन पता है, वो इसलिए क्योंकि यूरोपियंस ने दबा के खर्चा करा इस सिविलाइजेशन के ऊपर, इस सिविलाइजेशन के बारे में जानने के ऊपर, क्योंकि वो इसको अपना एंसेस्टर सिविलाइजेशन मानते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया इज अ वर्ड मेड ऑफ मेजोस प्लस पोटामस। मेजोस मीन्स की मिडिल ऑफ समथिंग, पोटामस मीन्स की रिवर्स के बीच में, नदियों के बीच में, दरिया के बीच में। सो ये दो दरिया आप देख रहे हैं, यूफ्रेट्स एंड द टिग्रिस। सो यूफ्रेट्स एंड द टिग्रिस, इसके बीच में जो सिविलाइजेशन बसाई गई थी, जो सिटीज बसाई गई थी, वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का पार्ट थी। आजकल ये जो इलाका है वो इराक में पड़ता है। एंड उसके बाद मेसोपोटामिया क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑन दिस सिविलाइजेशन they had writings, they had literature, astronomy, mathematics, temples, and Mesopotamia has a reference in Bible too. उसके बाद हम ये देखेंगे कि मेसोपोटामिया के बारे में हम जो इतना चीज़ जानते हैं, इतनी चीज़ें हमें मेसोपोटामिया के बारे में मालूम है, तो हमारे मेन सोर्सेज ऑफ एविडेंसेस क्या है, जो प्रमुख स्रोत है हमारे पास, जो सबूतें मिलती हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? तो सबसे पहला, एंड यहाँ पे आप मैप देख लें इराक में, सबसे पहला जो हमारे पास एविडेंसेस है वो है द क्ले टैबलेट्स। टैबलेट्स क्या होता था ना, अगर सिंपल वर्ड में अगर इसको कोडिफाई करना हो तो टैबलेट्स ऐसे होते थे, लाइक जैसे अब अभी हम नोटबुक्स का इस्तेमाल करते थे, कॉपीज का इस्तेमाल करते हैं ना लिखने के लिए कुछ भी, तो वैसे ही वो टैबलेट्स का इस्तेमाल करते थे। एक क्ले के टैबलेट्स होते थे, मिट्टी के टैबलेट्स, एंड बाद में जब उनको धूप में सुखा दिया जाता था तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते थे, लगभग इनडिस्ट्रक्टिबल टाइप। तो वो क्ले टैबलेट्स का यूज इसलिए करते थे ताकि राइटिंग्स के लिखने के लिए। सो क्ले टैबलेट्स हमें बहुत भारी मात्रा में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं इतने भारी मात्रा में, एंड क्या इस्तेमाल था क्ले टैबलेट्स का, उनको हम आगे चल के देखेंगे जब हम राइटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे तब। उसके बाद हमें बहुत सारी जो प्राचीन मंदिरें थी उनके अवशेष भी मिले, तो वो भी एक मेजर सोर्स ऑफ एविडेंस है। उसके बाद जो सिटीज़, बहुत पुरानी सिटीज़ बसाई गई, लाइक आप देखेंगे तो एक है यहाँ पे उरूक, एक है यहाँ पे ऊर, एक है यहाँ पे बेबीलोन मिलेगा, एक है मारी यहाँ पे मिलेगा। सो दीज वेयर द एंशिएंट सिटीज़ ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के जो अवशेष है वो हमें मिले हैं, तो इनसे हम एक सोर्स ऑफ एविडेंस के रूप में काम लेते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए। उसके बाद द स्कल्पचर एंड द स्केलेटन ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, की उस समय के जो जानवर थे या इंसानी हमारे पास खोपड़ी मिली है या हड्डियाँ मिली है, उससे हम पता लगाते हैं। जो हमारे पास उस समय की मूर्तियाँ मिली है, जो हमारे पास उस समय की कारीगरी मिली है, उससे हम पता लगाते हैं। देन द नेरेटिव्स ऑफ किंग्स, कि जो उस समय राजा रहे होंगे, एंड हमें प्रॉपर्ली अगर कहें तो हमें ये चीज़ें नहीं मालूम कि किस समय कौन से राजा रूल कर रहे थे। हमें कुछ कुछ चीज़ें, देखिए अभी कोई भी सिविलाइजेशन हो, चाहे इजिप्शियन हो, चाहे चाइनीज़ हो, इंडस वैली हो, अमेरिकन हो या मेसोपोटामियन हो, हमें सारी चीज़ें तो नहीं मालूम होंगी क्योंकि ये तो बहुत सालों पुरानी है, जीसस के जन्म से 3000 2000 साल पुरानी है। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं भी मालूम है, लाइक हमें ये नहीं मालूम कि किस तरीके से किंग्स आते हैं। लाइक हमें ऐसे मालूम है ना कि बाबर आया, उसके बाद हुमायूं आया, उसके बाद अकबर आया, देन फॉलोड बाय जहांगीर, औरंगजेब एंड ऑल। लेकिन हमें मेसोपोटामिया के बारे में नहीं मालूम। हमें ये मालूम है कि चले सबसे पहले सुमेरियंस आते हैं, फिर अकेडियंस आते हैं, फिर फलाने बेबीलोनियंस आएंगे, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि कौन से किंग कब रूल कर रहे थे, कौन से किंग पहले आते हैं, कौन से किंग बाद में आते हैं। तो इतनी क्लैरिटी वाली जानकारी हमें इसलिए नहीं है क्योंकि एविडेंसेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ नैरेटिव्स हमें मिलते हैं राजाओं के। रिलेटिव्स मीन्स कि राजा अक्सर, जैसे आप देखेंगे तो अशोक के समय में वो लोग शिलालेख लिखवाते थे कि हमने आज फलाने दिन ये किया, तो उस समय भी लोग नैरेटिव्स लिखवाते थे। उस समय भी जो किंग्स थे ना, वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स का नैरेटिव्स लिखवाते थे। तो वो सारी चीज़ें हमें मिली है, तो इसका भी हम लोग एविडेंस के रूप में काम लेते हैं मेसोपोटामिया के बारे में जानने के लिए। एंड उस जो राजाओं की मेनली नैरेटिव्स है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है द एपिक ऑफ गिलगमेश। गिलगमेश बेसिकली एक किंग था, सुमेरियन किंग। सुमेरिया जो सबसे पहले सुमेरियंस ही आने लगते हैं। सबसे पहले जो सभ्यता बसाई थी मेसोपोटामिया के क्षेत्र में, वो सुमेरियन से नहीं बसाई थी, तो सुमेरियन में ही एक किंग था गिलगमेश। तो उसका एक नैरेटिव है, उसको एपिक ऑफ गिलगमेश कहते हैं। उसके नैरेटिव में बेसिकली ये बात कही गई है कि किस तरीके से गिलगमेश, जब उसके दोस्त की डेथ हो जाती है, तो वो दूर दराज के क्षेत्रों में सीरिया, लेबनान जाता है, 7 समंदर पार करके ये खोजने जाता है कि किस तरीके से अमृत पाया जाए, कि इमोर्टैलिटी का सीक्रेट क्या है, कि हमें अगर अमर होना है इंसानी रूह को तो वो क्या कर सकती है। लेकिन गिलगमेश थकार के वापस आता है, क्योंकि धरती में तो ऐसी कोई जगह है नहीं कि आप वहाँ जाके इमोर्टल हो जाए, यहाँ पे कोई सीक्रेट दबा हो कि यहाँ पे इमोर्टैलिटी का सीक्रेट है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक तरीके से सोर्स के रूप में बताती है कि देखो ये सारी चीज़ें मेसोपोटामिया में हो रही थी। सो द क्ले टैबलेट्स, द एंशिएंट टेम्पल रूल्स, द ruins of the cities, the sculptures, skeleton of humans and animals, and the narratives of kings, especially the Epic of Gilgamesh, are the main sources of evidence when we talk about the Mesopotamian civilization। कि हमें Mesopotamian civilization के बारे में जानने में जो सबसे चीज़ें, जो सारी चीज़ें मदद करती है, उसमें से क्ले टैबलेट्स हैं, एंशिएंट टेम्पल के अवशेष हैं, सिटीज़ के अवशेष हैं, हड्डियाँ हैं जानवरों और आदमियों की, इंसानों की। एंड जो राजाओं ने जो नैरेटिव्स लिखे थे वो तो है ही कि आज फलाने दिन हमने ये कर दिया, हमने वो बना दिया, हम वहाँ चले गए। सो दैट वाज अ सिनेरियो।
So these were the major source of evidences when we talk about the Mesopotamia civilization. So अब हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी, मेसोपोटामिया एंड उसकी ज्योग्राफी के बारे में, उसके भूगोल के बारे में, किस तरीके से वो लोकेटेड था एंड ऑल। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दो चीज़ें यहाँ पे डिनोट करनी है। जब भी मेसोपोटामिया की बात आएगी तो सबसे पहले आपको दो चीज़ों को निकालना है। एक तो आप यूफ्रेट्स रिवर को निकालेंगे यहाँ पे, एंड सेकंड आप टिग्रिस को निकालेंगे। यहाँ पे टिग्रिस हो गया आपका, ये टिग्रिस हो गया आपका। तो दो चीज़ें आपने निकाली एंड ये दोनों नदियाँ फारस के खाड़ी में गिरती थी जाके। तो ये जो मेसोपोटामिया एंड उसकी ज्योग्राफी है उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले हम एक डायरेक्शन बना लेते हैं, हमारे पास डायरेक्शन होना चाहिए। तो एक यहाँ से लाइन खींच लेते हैं एंड देन एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से हो जानी चाहिए। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, या ईस्ट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हमारे पास हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हमारे पास हो गया साउथ वेस्ट एंड दिस इज साउथ ईस्ट। अब हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। सो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, दैट मीन्स कि ये रीजन, इस रीजन में क्या है ना, सबसे पहले खेती होनी शुरू हुई थी। हम जब पिछले चैप्टर में आपने अगर कुछ भी पढ़ा होगा तो उसमें एसेंस यही है कि 7000-8000 BCE तक, यानी कि ईसा के जन्म से 7000-8000 साल पहले तक लोगों ने ये सीख लिया था कि किस तरीके से खेती करते हैं, किस तरीके से जानवरों को पालतू बनाया जाता है, डोमेस्टिकेट कैसे करा जाता है। तो इस रीजन में भी आप देखेंगे तो खेती होनी शुरू हो गई थी 7000-6000 BC में, यानी कि आज से कहेंगे तो 9000-8000 साल पहले। उसके बाद आप देखेंगे तो ईस्ट में ना, इस इलाके में, ईस्ट में, इन द ईस्ट, इस इलाके में ये जो रिवर टिग्रिस है, दिस इज द रिवर टिग्रिस, ये छोटे छोटे कैनाल्स के थ्रू, ये जो माउंटेन्स है, ये जो आप ग्रे कलर के ट्राइंगल्स देख रहे हैं, दैट बेसिकली डिनोट्स द माउंटेनियस रीजन्स। तो इसमें जाने के लिए टिग्रिस ने छोटे छोटे इसके कैनाल्स होते थे, इसके थ्रू लोग कम्युनिकेशन बरकरार रहता था माउंटेन्स और प्लेन वाले लोगों का। उसके बाद जो साउथ का एरिया, यानी कि जो डेजर्ट है, यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत सही थी, क्योंकि यूफ्रेट्स, एक तो यूफ्रेट्स के अपने खुद छोटे छोटे कैनाल्स होते थे, एंड उसके अलावा यूफ्रेट्स क्या करता था ना, एक बहुत बड़ी नदी है यूफ्रेट्स, सेंट्रल एशिया की, सॉरी मिडिल ईस्ट की। तो ये जो नदी है ना यूफ्रेट्स, ये क्या करती थी, अपने साथ बहुत सिल्ट लेके आती थी। नदी अपने रास्ते में गाद लेके आती है, सिल्ट लेके आती है। तो ये सिल्ट यहाँ आके डेजर्ट में डिपॉजिट कर दिया जाता था, एंड ये सिल्ट इन रिटर्न डेजर्ट को बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल बनाता था। तो इन साउथ द डेजर्ट हैड द बेस्ट इरिगेशन सिस्टम एज पर द एशियंट वर्ल्ड। एंड इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे, चूंकि अब ये जो आप स्टेपी देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा ग्रास लैंड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जाता ही जाएगा, ये इस तरफ जाते सेंट्रल एशिया में मिलेगा। तो स्टेपी में आप देखेंगे तो जानवरों के घास चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा जगह है, एंड वहाँ पे एग्रीकल्चर भी शुरू हो चुकी है नॉर्थ ईस्ट में। तो वहाँ पे क्या होता था ना, बहुत सारे जो पेस्टोरल पीपल्स थे, जो फार्मर्स भी होते थे, पेस्टोरल भी होते थे, जो जानवर को पालते थे। तो वो लोग बहुत भारी मात्रा में वहाँ रहा करते थे, भारी मात्रा में सेंस ऐसा नहीं कि करोड़ की मात्रा में, छोटे छोटे नंबर्स में रहा करते थे वहाँ पे। तो सिटीज़ भी जब आप देखेंगे तो उनकी भी पॉपुलेशन कोई 10-20-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। तो दैट वाज अ सिनेरियो। तो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में क्या होता था कि हमारे पास एबंडेंस था, हमारे पास ऊल ही बहुत ज़्यादा मिलती थी, क्योंकि वो लोग बेसिकली पालतू किसको बनाते थे ना, पिग्स को बनाते थे, वो लोग शीप्स को बनाते थे, वो लोग गोट्स को बनाते थे। तो उनसे क्या मिलता था, ऊल मिलता था, मीट मिलता था, मिल्क मिलता था, चीज़ मिलता था। सो बेसिकली इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा एबंडेंस थी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनिमल रेडिंग बहुत भारी मात्रा में होता था, एंड यहाँ पे शुरुआती के दिनों में एग्रीकल्चर भी यहीं से शुरू होता है मेसोपोटामिया की हिस्ट्री में। So that was all about the Mesopotamia and its geography के नॉर्थ ईस्ट में पेस्टोरल पीपल्स की जनसंख्या ज़्यादा थी, ऊल मीट एंड मिल्क एबंडेंस में था, वहाँ पे खेती भी सबसे पहले वही शुरू होती है। देन आप देखेंगे तो डेजर्ट में सबसे बढ़िया फर्टाइल सिस्टम था, सबसे बढ़िया इरिगेशन सिस्टम था, एंड इतना बढ़िया इरिगेशन सिस्टम था कि ये ऐसा सिस्टम आपको रोमन एम्पायर में भी नहीं मिलेगा। इतना बढ़िया सिस्टम यू विल नॉट फाइंड इन रोमन एम्पायर इवन। बाकी इजिप्शियन एंड चाइनीज एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन को तो आप छोड़ ही दें। सो ये जो चीज़ थी बहुत बड़ी नायाब चीज़ थी मेसोपोटामिया के बारे में, कि डेजर्ट में आप सोचे इतनी ज़्यादा फर्टिलिटी आगे वर्ल्ड, बिकॉज कि यहाँ पे इरिगेशन बहुत सही है, नेचुरल हो सके, मैन मेड हो सके, जो भी है, लेकिन इरिगेशन बहुत सही था, कैनाल्स प्रॉपर बने हुए थे, एंड ऊपर से जो यूफ्रेट्स था वो सिल्ट लेके आता था एंड उसको डेजर्ट में डिपॉजिट करता था। एंड जब सिल्ट डेजर्ट में डिपॉजिट होते हैं तो डेजर्ट फर्टाइल होनी शुरू हो जाती है। जब मिट्टी में सिल्ट डिपॉजिट होंगे तो डेजर्ट फर्टाइल होनी शुरू हो जाएगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट द मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। फर्दर आगे हम जो पढ़ेंगे वो देखेंगे किस तरीके से अर्बनाइजेशन होता है, अर्बनाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, एंड अर्बनाइजेशन के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, व्हाट आर द काउजेज एंड फैक्टर्स ऑफ अर्बनाइजेशन। सो चलते हैं अगले स्लाइड में। सो अब अर्बनाइजेशन के बारे में जानते हैं। मेसोपोटामिया में जो अर्बनाइजेशन हुआ उसके सिग्निफिकेंस क्या थे।
एंड अर्बनाइजेशन होता क्या है बेसिकली, क्या क्या फैक्टर्स उसमें काम करते हैं, क्या क्या काउजेज होते हैं, क्या क्या रोल्स प्ले करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें रोल प्ले करती है किसी भी क्षेत्र के अर्बनाइज्ड होने में। सो उसको देखेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हमने अभी मेसोपोटामिया के बारे में ये पढ़ा कि चलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत सही होता था, वहाँ पे पशुपालन अच्छे से हो जाता था, मिल्क, वूल, मीट, चीज़, ये सारी चीज़ें अबंडेंस में वहाँ पे पाई जाती थी। तो क्या ये सब केवल ही कारण थे मेसोपोटामिया के अर्बनाइज होने के पीछे क्या, कि मेसोपोटामिया वाज अर्बनाइज्ड ओनली बिकॉज ऑफ फर्टाइल एग्रीकल्चर, ये कहना सही होगा? तो ये कहना सरासर गलत होगा, क्योंकि जब भी किसी अर्बन इकोनॉमी को हम देखते हैं तो अर्बन इकोनॉमी में इवन कि आप अपने शहर में भी देख लीजिए, जो प्राइमरी एक्टिविटी हम मानते हैं जैसे मान लीजिए खेती या पशुपालन, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइक आपके शहर में बहुत सारे कारखाने हो सकते हैं, बहुत सारी सरकारी ऑफिसेज हो सकती है, प्राइवेट सर्विसेज हो सकती है, उनके फर्म्स हो सकते हैं। सो अर्बन इकोनॉमी में हमेशा ही किसी भी, चाहे वो एंशिएंट अर्बन इकोनॉमी हो या मॉडर्न अर्बन इकोनॉमी हो, वहाँ पे केवल एग्रीकल्चर ही रोल प्ले नहीं करता, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी होती हैं। तो वैसे ही मेसोपोटामिया में भी फूड प्रोडक्शन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। मेसोपोटामिया के अर्बन इकोनॉमी में फर्टाइल एग्रीकल्चर ने तो रोल प्ले किया ही था, लेकिन केवल फर्टाइल एग्रीकल्चर ने ही रोल प्ले करा था, ये कहना गलत होगा, क्योंकि अर्बन इकोनॉमी में सारे लोग खेती तो करते नहीं है, बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस के लोग होते हैं, इससे एक सेटलमेंट्स बनता है, इससे एक इंटरडिपेंडेंसी वाली फीलिंग आती है। वो कैसे आती है आगे चल के हम एग्जाम्पल के थ्रू देखने वाले हैं। सो फीचर्स ऑफ अर्बनाइजेशन की, अर्बनाइजेशन में आखिर होता क्या है, अर्बनाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो अर्बनाइजेशन में क्या होता है ना, केवल फूड प्रोडक्शन तक ही अर्बनाइजेशन सीमित नहीं है। दैट मीन्स कि हमारे पास अगर एक्सेस में फूड प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हम फूड प्रोडक्शन कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम अर्बन इकॉनमी बन जाएंगे। अर्बन इकॉनमी के लिए खेती के अलावा व्यापार होना चाहिए, वहाँ पे कारीगरी होनी चाहिए, कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, सर्विसेज होनी चाहिए, बैंकिंग, इंश्योरेंस, चार्टर अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, ये सारे लोग होने चाहिए, उनसे अर्बन इकॉनमी बनती है। तो अर्बन इकॉनमी एंड रूरल इकॉनमी, अगर इनमें सिंपल डिफरेंस आप निकालेंगे तो अर्बन इकॉनमी इसलिए ज़्यादा एडवांस माने जाता है क्योंकि अर्बन इकॉनमी में फूड प्रोडक्शन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, लाइक ट्रेड, क्राफ्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं पे अगर रूरल इकॉनमी में आप देखेंगे तो वहाँ पे मेनली जो इंक्लाइनेशन होता है वो फूड प्रोडक्शन के तरफ होता है, कि हम खेती करेंगे या फूड की प्रोसेसिंग करेंगे, ऑयल उगाएंगे, तो ये सारी चीज़ें होती है। और अर्बन इकॉनमी में ऑन द कॉन्ट्ररी टू विलेज इकॉनमी और रूरल इकॉनमी, लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, आत्मनिर्भर नहीं होते। अर्बन इकॉनमी में आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, रूरल इकॉनमी में भले ही आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं लेकिन अर्बन इकॉनमी में नहीं हो सकते। अब आप कहेंगे कि आत्मनिर्भर तो हुआ जा सकता है, तभी तो मोदी जी कह रहे हैं ना कि हमें आत्मनिर्भर होना है, लेकिन हम यहाँ अर्बन इकॉनमी की बात कर रहे हैं, ना कि नेशनल इकॉनमी की। नेशनल इकॉनमी को अगर आत्मनिर्भर होना है, मतलब कि उसे जो भी चीज़ें ज़रूरत है उसका वो इम्पोर्ट ना करे, वो खुद ही अपने अंदर ही अपने पॉलिटिकल फ्रंटियर एंड अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में ही बना ले, उसको हम आत्मनिर्भर होना कहेंगे। लेकिन अर्बन इकॉनमी आत्मनिर्भर कैसे हो सकती है? एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अर्बन इकॉनमी कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकती, उसको अलग दूसरे सिटीज़ पे, दूसरे विलेजेस पे, दूसरे जगह के लोगों पे डिपेंडेंट होना ही पड़ता है बिकॉज ऑफ देयर नीड। क्यों होता है, इसको एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन वांट्स अ स्पीयर, देन स्पीयर मीन्स क्या होता है, भाला। एंड एंशिएंट टाइम्स में ये जो पुराने हथियार होते थे, भाला, तीर, तलवार, इन सारी चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। तो आज के समय में जैसे हमने वॉर की तरफ ध्यान देना कम कर दिया है, एंड वो भी जब एशियन टूल्स है उसको हमने यूज़ करना बंद कर दिया, अब तो लोग इन्वेस्ट करते हैं न्यूक्लियर एंड केमिकल वेपन्स में। तो उस समय जैसे स्पीयर किसी को बनाना, मान लीजिए भाला किसी को बनाना है, यहाँ पे भाले की तस्वीर है। अगर किसी को प्राइमरीली भाला बनाना है तो उसको ब्रॉन्ज चाहिए, कांसे की ज़रूरत पड़ेगी। कांसा क्या होता है कि एलॉय होता है कॉपर और टीन का। तो जैसा आप मान लीजिए कि हमें इच्छा हुई कि हम भाला हमें चाहिए, आई वॉन्ट अ स्पेयर। तो अब स्पेयर चाहिए, तो ऐसा तो नहीं कि हमें अगर स्पेयर चाहिए तो हमें स्पेयर बनाना आता हो। अगर हमारे पास ब्रॉन्ज उपलब्ध भी हो तभी भी हम नहीं बना सकते भाला, क्योंकि हमारे पास तो वो क्राफ्ट है ही नहीं, उसको बनाने का स्किल तो है ही नहीं। तो भाला बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, कॉपर एंड टीन, क्योंकि इन दोनों से ही मिला के ब्रॉन्ज बनता है। ब्रॉन्ज जो कांसा होता है वो एक एलॉय है, वो कॉपर एंड टीन को मिला के बनता है। तो कॉपर एंड टीन चाहिए। अब एक चीज़ हमें बताइए, जैसे किसी शहर में, मान लीजिए कि एक शहर है दिल्ली, दिल्ली में किसी को स्पीड चाहिए लेकिन वहाँ पे ये ब्रॉन्ज नहीं मिलता है, दैट मीन्स कि वहाँ पे कॉपर और टीन नहीं मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं कोचिन में। दैट मीन्स कि अगर वहाँ पे किसी आदमी को स्पीड चाहिए तो कोचिन से ब्रॉन्ज लाने पड़ेंगे या कॉपर और टीन लाने पड़ेंगे, एंड इस कॉपर और टीन को कोई आदमी भट्टी में जलाएगा एंड उससे स्पीड बनाएगा।
तो उसके लिए अब चारकोल भी चाहिए। अब भट्टी में जलाने के लिए ईंधन तो चाहिए, फ्यूल तो चाहिए। अब चारकोल मिलता नहीं है कोचीन में, तो कोचीन से अब भाले के लिए मटेरियल आएगा, कॉपर एंड टिन, उससे फिर ब्रॉन्ज बनाया जाएगा। एंड ब्रॉन्ज बनाने के लिए जो भट्टी में आग जलाने के लिए फ्यूल चाहिए, चारकोल चाहिए, वो बंगाल से आ रहा है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं अर्बन इकोनॉमी में, क्योंकि सारी चीज़ें खुद ही में आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी नीड्स बहुत ज़्यादा है। किसी को स्पीयर बनाना है, किसी को सील्स बनाना है, किसी को आभूषण चाहिए, तो स्टोन्स यहाँ नहीं मिल सकते। हो सकता है यहाँ पे मिनरल्स ऐसे ना मिले, हो सकता है यहाँ पे वैसे मेटल्स ना मिले जिससे कि वो आभूषण बने। इसके लिए दूर दराज क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत है। इसीलिए अर्बन इकोनॉमी कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। वो लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोचिन से हमने कॉपर और टिन मंगाया दिल्ली पे, एंड कोचीन को जरूरत है कि हमें चाहिए ब्रेड बहुत अच्छी मात्रा के, एंड दिल्ली में ब्रेड बहुत अच्छा मिलता है, तो दिल्ली से लोग कोचीन वाले ब्रेड लेके जाएंगे। सो इस तरीके से इंटरडिपेंडेंसी होती है, म्यूचुअल डिपेंडेंसी होती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि विलेजेस की तरह जो गांव होते हैं ना, वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। वहाँ पे जितने भी लोगों की जरूरत है, आज भी अगर इंडिया के गाँव में जाएंगे तो आपको बहुत सारे गाँव सेल्फ सफिशिएंट मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको अपना डॉक्टर भी मिलेगा, छोटा मोटा सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएगी, जिसके लिए लोगों को बाहर कभी जाना पड़ता है, सारी चीज़ें उनको वही मिल जाती है। ये चीज़ आपके पास अर्बन इकोनॉमी में नहीं होती, क्योंकि एक तो नीड्स बहुत ज़्यादा है लोगों की, एंड इसके अलावा उस नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए साधन हमारे पास वहाँ मौजूद नहीं है। जैसे वैसे पटाबिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पे टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा होता था, ऊल्स बहुत ज़्यादा होते थे, मीट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन वहाँ पे मिनरल्स नहीं थे। जो ये धातु होते हैं, कॉपर, टिन, एंड जो आभूषण बनाने के लिए प्रीशियस स्टोन्स चाहिए, वो वहाँ पे नहीं होते थे। तो वो सारी चीज़ों का मेसोपोटामिया वाले इंपोर्ट किया करते थे। तो दैट वाज ऑल अबाउट कि अर्बन इकोनॉमी किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट। एक शहर दूसरे शहर पे डिपेंडेंट है, जैसा हमने देखा कि दिल्ली और कोचीन एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। दिल्ली और बंगाल, कलकत्ता हो सकता है एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से अर्बन इकोनॉमी कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकती, हमेशा इंटरडिपेंडेंसी होती है। उसके बाद हमने ये देखा कि जैसे ये स्पीड बनाना था, तो आप ये चीज़ गौर करेंगे कि अगर मान लीजिए कि ब्रॉन्ज बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, कॉपर एंड टिन, तो एक ट्रेडर होगा जो कॉपर एंड टिन दूर देशों से लाएगा। फिर एक आदमी चाहिए जो इस कॉपर टिन को मिला के एलॉय बना सके, ब्रॉन्ज में बदल सके। फिर एक आदमी चाहिए जो चारकोल ला सके दूसरे जगहों से। फिर एक आदमी चाहिए जो इस चारकोल का यूज़ करके जो एलॉय बना है ब्रॉन्ज वाला, उसको यूज़ करके स्पीयर बना सके। तो यहाँ पे कितने लोगों की ज़रूरत है? 4 लोगों की तकरीबन। कि एक आदमी होगा जो इन मिनरल्स को लेके आएगा, फिर दूसरा आदमी होगा जो इन मिनरल्स से एलॉय बनाएगा, ब्रॉन्ज बनाएगा, फिर तीसरा आदमी होगा जो चारकोल लेके आएगा, एंड फिर चौथा आदमी इन चारकोल से एंड वो जो एलॉय बना है उससे स्पीयर बना के देगा आपको। तो आपका क्या होता है अर्बन इकोनॉमी में, डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि भाई आपको ये करना है, आपको लोगों का इलाज करना है, आपको स्क्राइब बनना है, आपको लेखपाल बनना है। सो दिस इज वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ अर्बन इकोनॉमी कि वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हुआ होता है, कि जो लेबर होता है ना, उनका डिवीजन होता है उनके कामों का, कि कोई आदमी ये करके लाएगा, कोई आदमी ये करके लाएगा, एंड इस तरीके से उनको रिम्यूनरेशन मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे तो अर्बन सिटी में, एंड चाहे किसी की भी एशियंट अर्बन सिटी हो या यहाँ पे आज के मॉडर्न टाइम में, उनमें एक ऑर्गेनाइज ट्रेड की जरूरत है। देखिए आप, ये अगर मिनरल दूर दराज देशों से लाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे अगर ऑर्गेनाइज ट्रेड नहीं है तो कैसे लाए जाएंगे? मान लीजिए कि टर्की से प्रीशियस स्टोन लाने हैं कोई आभूषण बनाने के लिए, एंड टर्की कितना दूर है यहाँ से, टिग्रिस के पार पड़ता है। तो आप देखेंगे तो इतना दूर जाने के लिए अगर ऑर्गेनाइज ट्रेड नहीं है, बहुत सारे ट्रेड सेंटर्स नहीं बनाया गया, एक रूट नहीं बनाया गया, तो कहाँ से होगा? फिर स्टोरेज चाहिए। एक सिटी हमने बताई है तो ऑब्वियसली सिटी के लिए आपको स्टोरेज तो चाहिए। जो इंपॉर्टेंट ग्रेन्स आएंगे, फूड ग्रेन्स आएंगे, उनको स्टोर करके रखना है ताकि इमरजेंसी के समय में हम सफ़र न कर सके। सो अर्बन सिटी रिक्वायर्स एन ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड स्टोरेज। उसके अलावा डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए। उसके अलावा वहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी होती है, ना कि इंडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी, लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हुआ करते हैं। किसी को स्पीयर बनाना है तो वो डिपेंडेंट है उस आदमी पे जिसको कि स्पीयर बनाना आता है ब्रॉन्ज और चारकोल से। एंड अगर किसी को ब्रॉन्ज और चारकोल से स्पीयर बनाना आता है तो उसको उस आदमी पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा जो कि ब्रॉन्ज उसको बना के दे एंड चारकोल उसको ला के दे दूर दराज देशों से। सो दैट इज द सिनेरियो। उसके अलावा अब देखा हमने कि इतनी सारी चीज़ें होती है भाई, डिवीजन ऑफ लेबर है, स्टोरेज हुआ पड़ा है, ऑर्गेनाइज ट्रेड है, तो उसमें आपको रिटर्न रिकॉर्ड की ज़रूरत तो है ही। अगर आपके पास लिखने की कला नहीं है तो आप इतने सारे ट्रांजेक्शन को कैसे मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन तो होते हैं हमारे पास। आप खुद ही देख सकते हैं कि एक छोटा सा स्पीयर बनाने के लिए हमने कितने लोगों से ट्रांजेक्शन करा। सबसे पहले उस ट्रेडर से करा जिसको कि इन जगहों का पता है कि जहाँ पे कॉपर मिल सकते हैं, जहाँ पे टीन मिल सकते हैं, वहाँ से वो आदमी कॉपर टिन लेके आता है। फिर हमने उस आदमी से ट्रांजेक्शन करा जिसको कि कॉपर टिन से एलॉय बनाना आता था। एलॉय मीन्स की ब्रॉन्ज।
तो फिर वो ब्रॉन्ज बना के देता है, एंड फिर उस ब्रॉन्ज से हमने उस आदमी के साथ ट्रांजेक्शन करा जो कि ब्रॉन्ज और चारकोल की मदद से हमारे लिए स्पेयर बना सके। तो 3 4 5 लोगों के साथ हमने ऐसे एक छोटे से टूल के लिए ट्रांजेक्शन करा था। तो सोचे कि अर्बन इकोनॉमी में जहाँ पे 20-25 हज़ार लोग एक साथ रहेंगे तो वहाँ पे कितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पे होंगे, एंड वहाँ पे रिटर्न रिकॉर्ड्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो अर्बन इकोनॉमी में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड स्टोरेज होता है, एंड अर्बन इकोनॉमी में रिटर्न रिकॉर्ड्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब हमने ये देख लिया कि अर्बनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो है कि एक राइटिंग, लेखनी आनी चाहिए। लेखनी मीन्स एक स्क्रिप्ट होना चाहिए हमारे पास, एक लैंग्वेज होनी चाहिए जिस पे हम लिख सकें। तो अगर वो होगी तभी तो हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर पाएंगे। सो अब हम ये देखेंगे कि जो सिटीज़ बसाई जाती है आगे चल के, उनमें राइटिंग्स का किस तरीके से विकास होता है। सो द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इन मेसोपोटामिया। सो मेसोपोटामिया में जो राइटिंग की शुरुआत होती है, हम पूरे बेसिक से शुरू करेंगे ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन न रहे। हमारा प्राइमरी गोल ही यही है कि हम सबसे बेसिक से शुरू करेंगे ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाएँ। उसके बाद जो सबसे पहले शुरुआती एविडेंस हमें मिलते हैं राइटिंग्स के। तो राइटिंग की ज़रूरत तब पड़ी जब लोगों को ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब हमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ट्रांजेक्शंस को लेजिटिबल बनाना है, ट्रांजेक्शन को लेजिटिमेट बनाना है, ट्रांजेक्शंस को लीगल बनाना है, तो हमारे पास एक रिटर्न रिकॉर्ड तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जो सबसे पहला एविडेंस मिलता है हमारे पास मेसोपोटामिया में राइटिंग का, वो मिलता है हमारे पास एक मेसोपोटामियन टैबलेट। टैबलेट क्या होता था, आजकल के समय में जैसे हमारे पास डिजिटल टैबलेट होते हैं, वैसे ही उस समय में क्या होते थे, रिटन टैबलेट हुआ करते थे। टैबलेट्स आर मोर लाइक नोटबुक। जैसा अभी हम कॉपीज़ का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, वैसे ही वो लोग टैबलेट्स का इस्तेमाल करते थे। टैबलेट्स कैसे होते थे, उस पर कैसे लिखा जाता था, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो मेसोपोटामियन टैबलेट जो हमें 3200 साल पुराना मिला है, BC 3200 BC, यानी कि ईसा की जन्म से 3200 साल पहले, आज के समय में कहें तो 5200 साल पहले तकरीबन। तो आज से 5200 साल पहले का हमारे पास एक मेसोपोटामियन टैबलेट मिला है जिसमें कि कुछ साइंस एंड नंबर्स हैं। यहाँ पे आपके पास उसकी तस्वीर होगी, ऐसा कुछ साइंस उसमें दिया गया। बैल का साइन है उसमें, ग्रेन और फिश का साइंस है, बोट्स का भी साइंस है। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल उस समय हो रहा होगा। आज से 52-5300 साल पहले भी लोग बोट्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, फिशिंग करना जानते होंगे, बैल से कैसे डोमेस्टिकेट करना, उसको कैसे उससे एग्रीकल्चर करवाते हैं वो भी जानते होंगे। सो सबसे पहला जो मेसोपोटामियन टैबलेट है उसमें कुछ ऐसे लिस्ट दिए गए हैं, ऐसे साइंस की लिस्ट है। तो तकरीबन 5000 की संख्या में वैसे साइंस है। सो दैट वाज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन मेसोपोटामिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो स्क्रिप्ट यूज़ क्या करते थे ना लिखने के लिए, यहाँ पे तो आपके पास ये साइंस है। देन जो स्क्रिप्ट है इनकी वो होती थी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है कि क्यूनिफॉर्म इज अगेन अ वर्ड दैट वाज मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 ग्रीक वर्ड है, क्यूनस एंड फॉर्मा। क्यूनस मतलब होता है कि जो वेज शेप्ड, यानी कि जो आप कह लो कील के शेप में, कील यानी कि जो कांटी होती है उसके शेप में, एंड फॉर्म मीन्स की शेप। तो कील के शेप में जो स्क्रिप्ट होती है उसको हम क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी नुकीली स्क्रिप्ट टाइप की, यहाँ पे इस तरीके से लिखी गई है चीज़ें, या इस तरीके से चीज़ें लिखी गई है। तो ये सारी जो वेज शेप्ड स्क्रिप्ट है ना उसको हम क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ था राइटिंग का शुरुआती दिनों में मेसोपोटामिया में, तो जो स्क्रिप्ट थी वो क्यूनिफॉर्म ही थी, एंड ये स्क्रिप्ट बहुत दिनों तक नहीं बदलती है। हालांकि थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन आते हैं, लेकिन 2000-3000 सालों तक ये स्क्रिप्ट इन प्रेवलेंस रहती है, चलन में रहती है। बाद में जब रोमन एम्पायर का सिलसिला शुरू होता है तो वो लोग अपनी अलग स्क्रिप्ट लेके आते हैं, वो हालांकि अलग चैप्टर है। तो द अर्लीस्ट स्क्रिप्ट यूज्ड वाज क्यूनिफॉर्म। एंड क्यूनिफॉर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 2 वर्ड से मिलकर बना, क्यूनस और फॉर्मा। क्यूनस मीन्स की कील, वेज, एंड फॉर्मा मीन्स की शेप। तो जो कील के शेप की स्क्रिप्ट है उसको हम लोग क्यूनिफॉर्म कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ क्यूनिफॉर्म सिलेबल्स दिए गए हैं। सिलेबल्स मीन्स क्या होता है, जैसे हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर में देखेंगे तो हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं। अल्फ़ाबेट हमारे पास 26 है ना, ABCD से जेड तक। तो हमें अगर किसी भी वर्ड को समझना है तो हमें इस 26 लेटर्स को जानना ज़रूरी है, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे। वैसे ही यूनिफॉर्म में कुछ सिलेबल्स होते थे, ऐसे वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट करके लेटर्स तो नहीं होते थे, लेकिन सिलेबल्स होते थे। लाइक PU करके एक सिलेबल्स होगा, लाइक IN करके एक सिलेबल होगा, एंड ऐसे करके हंड्रेड्स ऑफ द सिलेबल्स होते थे। तो अगर किसी को राइटिंग सीखनी है तो इसको ऐसे करके सैकड़ों सिलेबल्स को सीखना पड़ेगा। अभी तो हमारे पास केवल 26 लेटर है, उसको समझ के हम पूरी की पूरी इंग्लिश समझ जाते हैं। तो बाकी चीज़, लेकिन ये चीज़ मेसोपोटामिया का राइटिंग सिस्टम में नहीं थी। मेसोपोटामिया में आपको बड़े बड़े सिलेबस याद करने पड़ेंगे, एंड इनकी संख्या सैकड़ों में जाती थी, हंड्रेड्स में जाती थी। तो इसीलिए आगे चल के जब हम राइटिंग्स के बारे में देखेंगे तो राइटिंग वॉज कंसिडर्ड एज एन इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। अगर किसी को लिखना और पढ़ना आता था, ओनली बिकॉज की जो स्क्रिप्ट है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ में कोई वॉवेल और कॉन्सोनेंट का सिस्टम ही नहीं है, वहाँ पे 2-4 वर्ड से मिलकर एक सिलेबल बना है, एंड ऐसे सिलेबल सैकड़ों की संख्या में थे। तो आपको सोचिए कि अगर पढ़ना लिखना है तो किस तरीके की मेहनत करनी पड़ती। सो इस तरीके से कुछ बैकग्राउंड आपको हमने बताया कि 3200 BC में पहला मेसोपोटामियन टैबलेट मिलता है, उसमें कुछ इस तरीके के साइंस है, बैल के साइंस है, फिश के साइंस है, बोट्स के साइंस है, एंड जो स्क्रिप्ट यूज़ करी गई है उस टैबलेट्स में
तो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है। क्यूनिफॉर्म कैसे आया? तो क्यूनस प्लस फॉर्मा, यानी कि जो कील शेप्ड की आपके पास स्क्रिप्ट है उसको हमने क्यूनिफॉर्म बोलते हैं। क्यूनस में कील, फॉर्म में शेप। सो अब हम लोग देखेंगे कि लिखाई आखिर होती कैसे थी। हमने यही देख लिया कि किस तरीके से मेसोपोटामिया के लोग यूज किया करते थे लिखाई का क्ले टैबलेट्स पे। किस तरीके से 3200 बीसी में पहले क्ले टैबलेट्स मिलते हैं। उससे पहले भी रहे होंगे बट अभी तक हमें उससे पुराने क्ले टैबलेट्स मिले नहीं है। सो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, लेखनी कैसे करी जाती थी। तो मेसोपोटामियंस रोट ऑन द टैबलेट ऑफ क्ले, कि मेसोपोटामियंस किस पे लिखा करते थे। तो टैबलेट आता था। टैबलेट मीन्स आज जैसा डिजिटल टैबलेट आता उसी के शेप में वो क्ले के टैबलेट्स बनाते थे, मिट्टी के टैबलेट, ऐसा कुछ दिखता था वो। करते क्या थे वो लोग, जैसा हम लोग ईंट बनाते हैं ना वैसे ही वो मिट्टी के टैबलेट्स बनाते थे। तो शुरू में क्या होगा, मिट्टी गीली होगी, चिकनी होगी, तो उस पर वो लोग क्या करते थे, पहले जो लिखता था उसको स्क्राइब बोलते थे। फर्स्ट यू शुड नो दैट जो भी लिखता था ना टैबलेट पे उसको स्क्राइब बोला जाता था। स्क्राइब मीन्स जैसे लेखपाल हिंदी में कहे उसको, तो स्क्राइब, जैसे हमने आपको बताया कि यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट हुआ करती थी। दैट मीन्स कि हर लोग पढ़ नहीं सकते थे, हर लोग लिख नहीं सकते थे, क्योंकि हमने आपको बताया कि वहाँ पे कोई वोवेल कॉन्सोनेंट का सी नहीं था, वहाँ पे सिलेबल्स हुआ करते थे। तो एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल चाहिए होते थे किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, तो उसको स्क्राइब बोला जाता था। तो स्क्राइब वुड वेट द क्ले, पहले उसको भिगाया जाता था, देन उसके सरफेस को स्मूथ किया जाता था, देन विद हेल्प ऑफ रीड। रीड एक खास प्रकार की घास होती थी, उसकी मदद से ये जो स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं ना उसको प्रेस करके ऐसी आकृति बनाई जाती थी। जैसे मान लीजिए ऐसी इसके स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं ना, ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट वो लिखी जाती थी उस पर विद द हेल्प ऑफ रीड। पहले भीगा हुआ क्ले पे उसको टैबलेट साइज का बनाते थे जिसको कि हाथ में आसानी से रखा जा सके, देन उस पर लिखाई होती थी। एंड जब एक बार लिखाई फिनिश हो गई, एक बार जो भी हमें लिखना वो हमने लिख दिया, उसके बाद उसको फिर सनलाइट में सुखा दिया जाता था। देन उसके बाद वो टाइट हो जाता था, उसके बाद वो इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी, जैसा मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन लिखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्ले टैबलेट में एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन बनाया गया है। कुछ ट्राइंगुलर टाइप आकृति आपको मिलेगी, यहाँ पे भी आपको एक स्क्वायर मिल रहा है, उसमें दो ट्राइंगल बनाया गया, तो एक डायगोनल है उसका। तो इसमें आप देखेंगे जैसे मान लीजिए कि हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा, अब हमें जब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो दोबारा हम इस टैबलेट पे तो कर नहीं सकते, इवन तो अगर स्पेस भी खाली है फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये तो एक बार टाइट हो गया, तो इस पे फिर से हम चाहे वो रीड से करें या चाहे किसी और चीज़ से करें, लेकिन इस पे तो फिर से हम लिख नहीं सकते। इसके लिए क्या किया जाता था, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए, हर एक चीज़ों के लिए, कुछ भी अगर अलग चीज़ हमें लिखनी है तो उसके लिए अलग टैबलेट्स चाहिए, क्योंकि एक बार अगर हमने लिख दिया, उसको सुखा दिया, तो वो फिर उस पर कभी नहीं लिख सकता, वो इनडिस्ट्रक्टेबल बन गया, उस पर हम दोबारा कभी लिखाई कर ही नहीं सकते। सो ईच ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड सेपरेट टैबलेट टू गेट रिकॉर्डेड। हर एक ट्रांजेक्शन को, चाहे वो फार्मूला हो, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो राजा के नैरेटिव्स ही क्यों ना हो, उसको लिखने के लिए, एक हर एक चीज़ों को लिखने के लिए अलग अलग टैबलेट्स की जरूरत पड़ती थी। इसलिए हमारे पास ढेरों की संख्या में टैबलेट्स होते थे। लाइक अगर हमें 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है तो 10 अलग अलग टैबलेट्स होने चाहिए। अगर एक एक क्वेश्चन पे, एक क्ले पे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा एंड फिर वो सूख गया, तो उसमें हम दोबारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज कि एक बार वो सूख गया देन इट बिकम्स इनडिस्ट्रक्टिबल। तो हमें हर एक चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग टैबलेट्स की ज़रूरत होती थी। इसीलिए आप देखेंगे तो टैबलेट्स की संख्या थाउजेंड्स में है। एंड चूंकि टैबलेट्स की संख्या थाउजेंड्स में है तो हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जो केवल टैबलेट्स के हैं। बहुत सारे ऐसे टैबलेट्स मिले हैं, थाउजेंड्स ऑफ टैबलेट्स हमें मिले हैं। एंड इससे विभिन्न तरीके के स्क्रिप्ट के बारे में पता कर पाते हैं, मेसोपोटामिया के बारे में, या विभिन्न तरीके के वहाँ पे सोशल लाइफ के बारे में हमें जानकारी मिलती है, बोली बिकॉज कि टैबलेट्स के चलते, क्योंकि टैबलेट की संख्या बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमने बताया कि हर एक अलग ट्रांजेक्शन को रिक्वायर्ड रिकॉर्ड करने के लिए अलग टैबलेट की ज़रूरत होती थी, क्योंकि एक पे अगर एक हो गया दोबारा हम दूसरे पे कर नहीं सकते, एक बार उसको सुखा दिया गया तो। सो दैट वॉज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। इसके बाद क्या होता था, हम देख लेते कि द हिस्ट्री ऑफ राइटिंग्स एंड लैंग्वेजेस। अब हमने ये देख लिया कि जिस तरीके से एक यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी, अब अगर कोई स्क्रिप्ट है तो कोई लैंग्वेज भी रही होगी। लैंग्वेज कहाँ से आया होगा, जब कोई लोग, किसी खास समुदाय के लोग एकत्रित होना शुरू हुए होंगे तो उनके पास एक कॉमन डायलेक्ट हुई होगी, डायलेक्ट मीन्स बोली, फिर वो धीरे धीरे लैंग्वेज का रूप उसने ले लिया होगा। तो इसी तरीके से लैंग्वेज एंड राइटिंग्स की हिस्ट्री भी चलती है। तो शुरुआत करते हैं। राइटिंग्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द सुमेरियंस। जो ये हमारे पास मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ना, उसमें अलग अलग ट्राइबल सिविलाइजेशन आई है। मतलब मेसोपोटामियन ऐसा नहीं कि एक ही सिविलाइजेशन थी, बहुत सिविलाइजेशन थी। मेसोपोटामियन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो नदियों के बीच की सिविलाइजेशन थी। मेसोपोटामिया मीन्स दो नदियों के बीच की जगह। तो इस जगह पे 3 4 5 सिविलाइजेशन आई है। तो अगर हम टाइमलाइन ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे करके कर सकते हैं। 3200 BC से शुरू हुआ है। पहले सुमेरियंस आते हैं, देन फिर अकेडियंस आते हैं, देन बेबीलोनियंस आते हैं, देन असीरियंस आते हैं। उसके बाद फारस के किंग का आक्रमण होगा, अलेक्जेंडर का आक्रमण होगा, ये सारा जो हिस्सा है वो रोमन एम्पायर में उसके बाद चला जाएगा।
फर्दर ऐसा चीज़ें चलती है। तो सबसे जो पुराने लोग हैं, सबसे जो पुरानी सभ्यता इस मेसोपोटामिया में बसी थी, वो सुमेरियंस की थी। एंड सुमेरियंस ही वो लोग थे जिन्होंने पहली बार राइटिंग्स को इंट्रोड्यूस करा था। एंड जब सुमेरियंस पहली बार राइटिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली लैंग्वेज तो उन्हीं की चलेगी। सो इनिशियली द लैंग्वेज वॉज सुमेरियन, पहले सुमेरियन ही बोली जाती थी, लेकिन स्क्रिप्ट यूनिफॉर्म ही होता था, वही कील शेप्ड, वेज शेप्ड स्क्रिप्ट। तो उसके बाद आप देखेंगे सुमेरियंस को हराते हैं जब एक्काडियंस, तो लैंग्वेज शिफ्ट होकर एक्काडियन हो जाती है। फिर उसके बाद अरामिक हो जाती है। अरामिक एक लैंग्वेज है जो हिब्रू से बहुत ज़्यादा मिलती है, वेरी मच सिमिलर टू हिब्रू। हिब्रू क्या है ना, जो जूइज होते हैं, यहूदी होते हैं, वो हिब्रू बोलते हैं। इसराइल में हिब्रू जो है वो नेशनल लैंग्वेज है। सो चाहे भाषाएं बदली, सुमेरियन से एक्काडियन होती है, फिर अरामिक होती है, लेकिन जो स्क्रिप्ट है ना वो यूनिफॉर्म ही रही थी। वो जो कील शेप वाली स्क्रिप्ट होती थी, जो हमने देखा था कि ऐसे ऐसे लिखा जाता था कुछ भी, या ऐसे ऐसे। तो ये सारी स्क्रिप्ट बहुत दिनों तक चलती है। इनफैक्ट कि ये शुरुआत कब से हुआ इस लैंग्वेज का सिलसिला, तो तकरीबन 2600 साल पहले, ईसा के जन्म से, बीसी। आज के टर्म में क्या, तो आज से करीब 4600-4700 साल पहले। तो वहाँ से लैंग्वेज और स्क्रिप्ट की शुरुआत होती है। एंड उसके बाद ये जो यूनिफॉर्म है ना, ये उस समय से बरकरार होकर 1 CE तक आता है। तो तकरीबन 2500 साल तक ये यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ट्रेंड में रहता है, चाहे लैंग्वेज बदले लेकिन स्क्रिप्ट एक ही रहती है। सो दैट वाज अनदर पेक्युलर फैक्ट कि ये हमें ये चीज़ बताता है ना कि जो जितनी भी सिविलाइजेशन आई मेसोपोटामिया में, वो कोई प्रेडेटर सिविलाइजेशन नहीं थी। प्रेडेटर मीन्स कि वो इन्वेडर सिविलाइजेशन नहीं थी, लाइक कि वो हर एक चीज़ को ख़त्म कर देंगे। लाइक जब आगे हम पढ़ेंगे, एक सिटी है मारी, तो मारी में मोराइट्स रहा करते थे। वहाँ पर पहले अकेडियन और सुमेरियंस रहा करते थे। तो उनकी जो मंदिरें थी उनको नष्ट नहीं किया गया, इनफैक्ट और मंदिरें एक दो बनाई गई एमोराइट्स के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि ये लोग लिबरल थे, ये लोग इंटरमिक्सचर थे, इंटरमिक्स थे। यानी कि अगर आप मेसोपोटामिया की बात करेंगे तो मेसोपोटामिया का एक इंपॉर्टेंट फीचर ही ये है कि देयर वाज अ इंटरमिक्सचर ऑफ सिविलाइजेशन। वहाँ पे कैडियंस भी रह रहे थे, वहाँ पे सुमेरियंस भी रह रहे थे, बेबीलोनियंस भी रह रहे थे, असीरियंस भी रह रहे थे। एंड सब साथ में रहते थे। कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, बट ऐसा नहीं था कि साफ ही कर दिया सबको, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं थी, इसीलिए मेसोपोटामिया में इतने ज़्यादा इन्वेंशंस होते हैं, क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं के लोग अगर साथ से रह रहे हैं तो अलग अलग आइडियाज़ आएंगे। एंड इससे क्या होगा, अलग अलग इन्वेंशंस होंगे, ह्यूमैनिटीज़ का और विकास होगा और डेवलपमेंट होगा। इसीलिए हम देखेंगे कि डेवलपमेंट्स होते हैं राइटिंग से लेके आर्किटेक्चर में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, बहुत सारी चीज़ों में, लिटरेचर में। तो इस तरीके से कुछ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस एंड राइटिंग्स चलती है। इसके बाद आपने टाइमलेस भी पढ़ लिया, किस तरीके से सुमेरियंस आते हैं, फिर दे वर रिप्लेस बाय अकेडियंस, फिर अकेडियंस वर रिप्लेस बाय बेबीलोनियंस, फिर असीरियंस। असीरियन अपना एम्पायर भी बनाते हैं बाद में। उसके बाद उनको फिर फारस के लोग हरा देते हैं। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर का कब्जा हो जाता है इस पर। अलेक्जेंडर जब 300 BC के आसपास अपना एक्सपेडिशन शुरू करता है, तो फिर अलेक्जेंडर के डेथ के बाद ये पूरा इलाका जो, उसके बाद थोड़े दिन बाद रोमन एम्पायर के कब्जे में आ जाएगा। देन इस इलाके पर तो हम सबको पता है, उसके बाद ऑटोमन्स आएंगे। दैट वॉज द सिनेरियो। द यूजेस ऑफ राइटिंग्स। अभी हम ये देखते हैं कि हमने ये देख लिया कि कैसे राइटिंग्स का डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से हिस्ट्री हमने देखा कि सुमेरियंस पहले आते हैं, वो राइटिंग्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले सुमेरियन बोली जाती थी। तो अब इन चीज़ों जब जब हमने लिखना सीख लिया ना, तो अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि लिखने का जो इस्तेमाल है वो हम कहाँ करेंगे। सो वेयर वी यूज़ द राइटिंग्स, कि हम लिखने का इस्तेमाल करते कहाँ थे। तो मेसोपोटामियंस के लोग क्या करते थे, दे यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स। राइटिंग का इस्तेमाल वो करते थे। राइटिंग वॉज यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। वो किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए लेखनी का इस्तेमाल करते थे, राइटिंग का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद फर्दर राइटिंग वॉज यूज टू मेक डिक्शनरीज बनाने के लिए भी राइटिंग्स का इस्तेमाल करा जाता था। एंड राइटिंग्स वॉज यूज टू नरेट द डीड्स ऑफ किंग्स। हमने जब एविडेंसेस पढ़े थे, मेनली जब वहाँ के मेसोपोटामिया के बारे में जानने के लिए हमारे पास जो भी एविडेंसेस है, तो उसमें हमने देखा था कि एक नैरेटिव ऑफ किंग्स वाज वन ऑफ द मेजर एविडेंस, कि राजाओं ने जो अपने नैरेटिव्स लिखे थे कि हम फलाने देश में आक्रमण करने वाले हैं, हमने इस देश से इतनी चीज़ें मंगाई हैं। तो ये जो नरेशन होता था राजाओं का, उसको लिखने के लिए भी राइटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता था। देन राइटिंग्स वॉज यूज एज अ साइन ऑफ अथॉरिटी। अच्छा, क्या है ना, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन सभ्यता के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जितने भी नैरेटिव्स मिलते हैं ना, उनमें बहुत सारी कहानियाँ भी मिलती है। लाइक हमने जब बाइबल पढ़ा था, बाइबल से रिलेटेड एक रेफरेंस है मेसोपोटामिया से रिलेटेड एक रेफरेंस है बाइबल में। तो क्या कहा गया है कि बाइबल में एक नूहा करके कैरेक्टर है, वो क्या करते हैं, जब धरती ख़त्म होने वाली है तो सारे स्पेशीज़ को, उस समय जितने भी स्पेशीज़ धरती पर रह रहे थे, उन सबको एक बोट में इकट्ठा करते हैं, उनके जोड़े को, कपल को, ताकि आगे रिप्रोडक्शन होता रहे एंड पॉपुलेशन फ्लरिश करे। वैसे ही कुछ कहानी आपको मेसोपोटामिया में देखने को मिलेगी, उसके ट्रेडिशन में। एंड एक कहानी है, एक और किंग होते हैं उरुक एक सिटी है, उसके किंग है, वो अपनी अथॉरिटी जताने के लिए भी राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। लाइक वो अपने गुलाम को लिख के देते हैं कि भाई हमें ये आभूषण, ये स्टोन चाहिए दूर दराज देशों से, तुम जाओ तुम बोलना।
तो पहले क्या करता है वो किंग जब अपने गुलाम को भेजता है दूर दराज देशों में, तो पहले बिना राइटिंग के भेजता है, पहले बिना लेखनी के भेजता है। तो जहाँ वो जाता है, जहाँ पे वो प्रीशियस स्टोन मिलने वाले थे, वहाँ के राजा उसको मना कर देते हैं कि हम नहीं जानते तुम्हारे राजा को, तुम कौन हो हम नहीं जानते, हम तुम्हें प्रीशियस स्टोन नहीं देंगे। लेकिन जब वो उरुक का किंग जब लेखनी में भेजता है, लिख के भेजता है, रिटर्न में भेजता है, तब वहाँ के जो किंग होते हैं वो आसानी से प्रीशियस स्टोन दे देते हैं। सो राइटिंग वाज आल्सो यूज्ड एज अ साइन ऑफ अथॉरिटी। देखा जब उन्होंने कहा वर्ड बाय द वर्ड ऑफ माउथ, जब ये मैसेज भेजा गया कि हमें फलाना स्टोन चाहिए, तो नहीं मिला, लेकिन जब लिख के दिया उन्होंने, तभी जाके वो मान गया, तभी जाके उन्होंने प्रेशियस स्टोन दे दिया उनको। सो दैट वाज राइटिंग वाज आल्सो यूज्ड एज अ साइन ऑफ अथॉरिटी। उसके बाद राइटिंग वाज यूज्ड इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। हमने आपको बताया कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो खगोल शास्त्र में या आप कह लें एस्ट्रोनॉमी में, किस तरीके से सूर्य ग्रहण लगता है, पृथ्वी कैसे घूमती है, दिन कैसे होते हैं, रात कैसे होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस थे। मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा एडवांस थे, क्योंकि उनको स्क्वायर रूट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इन सारी चीज़ों की जो गणना होती है वो करनी आती थी। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, राइटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नमूना है हमारे पास, एपिक ऑफ गिलगमेश। गिलगमेश एक किंग था, उरुक का, सुमेरियन किंग था। वो करीब 2700 बीसी के आसपास वो रूल करते हैं। तो उस किंग की जो एपिक है, मतलब उसका जो नैरेटिव है, उसके बारे में जो लिखा गया है, तो उसमें ये कहा गया है कि गिलगमेश क्या करता है, अपने दोस्त की डेथ के बाद इमोर्टैलिटी की तलाश में जाता है कि किस तरीके से हमें इमोर्टैलिटी मिल जाए, कुछ अमृत मिल जाए, कुछ ऐसा पारस मिल जाए जिसको हम छू के या खा के जिस हम अमर हो जाए। क्योंकि उसका जो फ्रेंड मरता है, उसकी जब हत्या कर दी जाती है, तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है वो। तो इस तरीके से गिलगमेश के उस एपिक में ना मेसोपोटामिया के सिटीज़ का, मेसोपोटामिया के रूरल लाइफ का, सोशल लाइफ का, उसका बहुत ही अच्छा पोर्ट्रे किया गया है। तो ये एपिक ऑफ गिलगमेश इज ऑल्सो ए ग्रेट सोर्स ऑफ एविडेंस फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। जो भी पुरातत्वविद थे, उन्होंने इस एपिक ऑफ गिलगमेश से भी बहुत ज़्यादा जानकारी ली है मेसोपोटामिया के बारे में। सो एपिक ऑफ गिलगमेश इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग्स की किस तरीके से राइटिंग्स ने हेल्प करी है हमारे एविडेंसेस कलेक्ट करने में। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास मेसोपोटामिया में चूंकि राइटिंग्स हमने दिख ली, राइटिंग थी, यूनिफॉर्म लैंग्वेजेस थी, सुमेरियन लैंग्वेज है, फिर अकेडियन है। तो मेसोपोटामिया में लोग पढ़े लिखे कितने थे, लिटरेसी कितनी थी, क्योंकि भी राइटिंग से कनेक्टेड है। तो मेसोपोटामिया, हालांकि वहाँ पे स्कॉलर्स रहते थे, जैसा हमने बताया कि एस्ट्रोनॉमी वाले लोग थे, मैथमेटिक्स जानने वाले लोग थे, फिलोसफर होते थे, लिटरेट्योर होते थे। लेकिन मेसोपोटामिया में अगेन लिटरेसी बहुत कम थी, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो राइटिंग है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती थी। वेन यू विल सी द क्यूनिफॉर्म राइटिंग डिड नॉट हैव वर्ड्स और वोवेल्स। हमने आपको बताया था कि वहाँ पे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स नहीं होते, इंस्टेड उनके पास सिलेबल्स होते थे। लाइक 2-3 वर्ड का मिला के एक सिलेबल बनता है। तो ऐसे करके हंड्रेड्स ऑफ सिलेबल्स उनको याद करने पड़ते थे अगर उनको लिखना है कोई चीज़ तो। अभी हमारे पास केवल 26 लेटर है, इसको अगर हमने याद कर लिया तो हम इंग्लिश में कोई भी वर्ड को लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूनिफॉर्म राइटिंग चाहिए या पढ़ना आना चाहिए, तो उसके लिए आपको हंड्रेड्स ऑफ द सिलेबल्स को याद करना था। एंड एक सिलेबल 2 या 3 वर्ड से मिलकर बना होता था। सो दैट वाज द हार्ड टास्क टू डील विथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हेज द राइटिंग वाज एन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इसीलिए यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ था। तो राइटिंग और लिखना और पढ़ना जिसको आता था ना, वो एक इंटेलेक्चुअल बना देता था। राइटिंग वॉज कंसिडर्ड एज एन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि अगर वाह किसी को पढ़ना आ गया, किसी को लिखना आ गया, तो वो तो भैया बाहुबली। क्योंकि साइंस वेयर इन हंड्रेड्स, क्योंकि जो साइंस होते थे, जो सिलेबल्स होते थे, बहुत ज़्यादा इनकी संख्या होती थी, एंड इनको लर्न करना अपने आप में एक मैराथन हुआ करता था। सो हिंस राइटिंग वाज एन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बिकॉज द साइंस वेयर इन हंड्रेड्स एंड वेरी कॉम्प्लेक्स। देख ही सकते हैं आप, क्योंकि हमने जब साइंस पढ़ाया था आपको कि 3200 साल पहले ईसा के जन्म से, यानी कि BC में जब पहले टैबलेट्स खोजे गए, तो वहाँ पे ऑक्स के साइन थे, बोर्ड्स के साइन थे। तो आप सोच सकते हैं कि हर एक चीज़ों के लिए अलग साइन है। तो कितने साइंस याद करने ज़रूरी है, फिर इनको क्ले टैबलेट्स पे उनको उभारना भी है। तो लिटरेसी वॉज अ बिग डील इन मेसोपोटामिया एंड लिटरेसी रेट बहुत कम हुआ करता था। उसके अलावा आप देखेंगे, हमने ये देख लिया कि किस तरीके से राइटिंग्स की डेवलपमेंट हुई। राइटिंग्स की जब डेवलपमेंट हुई, अब हम इसका कनेक्शन देखेंगे सिटी लाइफ से। सिटी लाइफ से तो हमने ये देख लिया था कि सिटी लाइफ के लिए किस तरीके से राइटिंग ज़रूरी था, कि भाई सिटी लाइफ में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, एक साथ इतने लोग रह रहे हैं, तो राइटिंग की तो आवश्यकता है ही। तो हमने बेसिक से शुरू करके देखा कि राइटिंग की किस तरीके से इवोल्यूशन होती है, सुमेरियंस आते हैं, अकेडियंस आते हैं, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के बारे में समझा था, फिर हिस्ट्री ऑफ राइटिंग देखी, फिर एपिक ऑफ गिलगमेश देखा। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से शहर बसाए जाते हैं। राइटिंग से जुड़ी जितनी भी चीज़ें थी हमने देख ली। अब शहर किस तरीके से बसाए जाते हैं हम ये देखेंगे। शहर क्यों बसाए गए, हमने ये भी आपको बताया कि लोगों की ज़रूरतें जो है फूड प्रोडक्शन के अलावा भी बहुत ज़्यादा होती है। सबको पेट ही नहीं भरना, पेट भरने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कपड़ा पहनना है, आभूषण पहनना है, या स्पीड चाहिए, कुछ भी चीज़ें चाहिए, तो इसके लिए एक शहर का होना ज़रूरी है, ताकि एक ऑर्गेनाइज ट्रेड हो, ताकि जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुहैया हो सके। तो अर्बनाइजेशन किस तरीके से होता है,
सो यहाँ पे पहले आप मैप देख लें मेसोपोटामिया का। यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका आपको नाम याद रखना ज़रूरी है। ये साउथ के इलाके में, क्योंकि हमने जब मैपिंग की थी तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका बीच में पड़ता माड़ी, जो साउथ में 2-4 सिटीज़ पड़ती है, बेबीलोन, आपका उरुक हो गया, ऊर हो गया, तेल अबू सलबैख। तो ये सारी चीज़ें, ये तो 3-4 सिटीज़ है ना, ये बहुत ही एंशियंट सिटीज़ है। तो सदर्न मेसोपोटामिया में ही सबसे पहले अर्बनाइजेशन हुआ था। ये जो साउथ का मेसोपोटामिया आप देखते हैं, इसी में सबसे पहले अर्बनाइजेशन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे माड़ी में होता है, फिर धीरे धीरे आप देखिए तो नॉर्थ ईस्ट में होगा, निम्रोद और एसोड के इलाके में। सो दैट वाज अ सिनेरियो। तो अर्बनाइजेशन की शुरुआत होती कैसे है, अब अर्बनाइजेशन की हिस्ट्री में जाएंगे। तो अर्बनाइजेशन जो हुआ उसमें जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी ना, उनको हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। सो अर्लीस्ट सिटीज़ कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला टाइप है कि ऐसी सिटीज़ जो टेम्पल के किनारे बसी थी, जो टेम्पल के आसपास, मंदिरों के आसपास जो सिटीज़ बसी थी। एंड मंदिरों के आसपास सिटीज़ कैसे बस गई, क्योंकि मंदिरों के आसपास लोग गैदर होना शुरू हुए थे। अलग अलग कारण थे, उसको हम आगे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी सिटीज़ की, वो ऐसे सिटीज़ की है जो सेंटर ऑफ ट्रेड हुआ करते थे। एंड चूंकि वो सेंटर ऑफ ट्रेड थे तो लोग वहाँ उनका आवागमन चलता रहता था, वहाँ पे सेटलमेंट्स हुए, यहाँ पे सिटी बन गई। एंड तीसरी जो कैटेगरी है वो है द इंपीरियल सिटीज़। जो किंगडम की राजधानी होती थी ना, उनकी जो सिटीज़ होती थी वो तो ऑब्वियसली बसाई रहेंगी, क्योंकि वहीं पे सारे राजाओं के पैलेसेस एंड ऑफिशियल्स होंगे। तो वो इंपीरियल सिटीज़ होती थी। तो 3 कैटेगरीज में आप सिटी बांट सकते हैं। ऐसी सिटीज़ जो टेम्पल के अराउंड बसी थी, ऐसी सिटीज़ जिनके बसने का मेन मोटिव ये था कि वो ट्रेड पाथ पे पड़ते थे, वो या वो सेंटर ऑफ ट्रेड थे। ऐसी सिटीज़ जो राजाओं के चलते, जो किंगडम, इंपीरियल मतलब जो राजधानी होती थी, जैसे मान लीजिए कि विजयनगर की राजधानी हम्पी है, तो हम्पी इज इंपीरियल सिटी। सो दिस इज अ सिनेरियो। उसके बाद हम देखेंगे अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया। हमने देख लिया कि किस तरीके से 3 कैटेगरीज में सिटीज़ बसती हैं। एक तो जो ऐसे सिटीज़ जो टेम्पल्स के अराउंड बसी थी, जिनका बसने का मेन कारण टेम्पल हुआ करता था। उसके बाद ऐसे सिटीज़ जो सेंटर ऑफ ट्रेड होने के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवागमन होता था लोगों का, तो धीरे धीरे सेटलमेंट्स बसते गए, धीरे धीरे लोगों की ज़रूरतें फुलफिल होती गई एंड वहाँ पे लोग बसते चले गए। तीसरी चीज़ द इम्पीरियल सिटीज़, जिसको कि राजा रजवाड़े बसाते थे, ठीक है, राजधानी बना के। सो दैट वाज अ सिनेरियो। उसके बाद एक एक करके हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली इन 2 सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे सिटीज़ जो टेम्पल के अराउंड बसी थी एंड ऐसे सिटीज़ जो सेंटर ऑफ ट्रेड जो थी, जैसे माड़ी वॉज अ गुड सेंटर ऑफ ट्रेड। माड़ी वॉज वेरी प्रॉस्परस सिटीज़, क्योंकि वो माड़ी वॉज अ वेरी प्रॉस्परस सिटी, क्योंकि वो बीच में पड़ता था यूफ्रेटिस के। तो ये चूंकि सेंटर ऑफ ट्रेड था, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेटलमेंट बसता है, ये ह्यूज सिटी बन जाती है आगे चल के। सो दैट वाज अ सिनेरियो। तो अब हम आगे चल के एक एक कैटेगरी को देखेंगे। फर्स्ट, सिटीज़ डेवलप्ड अराउंड द टेम्पल्स, की मंदिरों के आसपास किस तरीके से सिटीज़ बनाई जाती है। पहले मंदिरों का इतिहास जानते हैं। तो द अर्लीस्ट टेम्पल्स वर बिल्ट अराउंड 5000 BC, यानी कि आज से 7000 साल पहले मेसोपोटामिया में अर्लीस्ट टेम्पल्स बनाए गए थे। एंड वो जो टेम्पल्स होते थे वो छोटे मोटे घर टाइप के ही होते थे, जैसे ऑर्डिनरी लोगों के घर होते थे वैसे ही होते थे। अनबेक्ड ब्रिक से बनते थे। एंड उनमें आप देखेंगे तो छोटा सा, जैसे आपको एक यहाँ पे आर्किटेक्चर देख लें आप, छोटा सा एक एंट्रांस है, कोर्टयार्ड टाइप का है एंड बीच में टेम्पल है। तो ये जो शुरुआती दिनों के टेम्पल बने थे आज से 7000-6000 साल पहले, तो ये ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था उसके ब्यूटिफिकेशन में, क्योंकि उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते थे। उसके बाद जो टेम्पल थे उनमें अब डेटीज़ कौन कौन थे, तो जो फेमस गॉड्स से आप देख सकते हैं। तो उड एक सिटी है, आपने देखा था पिछले मैप में, तो मून गॉड ऑफ उड। एंड एक इनाना करके गॉडेस हुआ करती थी, जिनको कि प्यार और युद्ध का युद्ध की देवी माना जाता था। तो इन लोगों की पूजा होती थी अर्लीस्ट टेम्पल्स में। उसके बाद क्या होता था ना, कि चूंकि जो टेम्पल थे ना, उनके उनमें जो गॉड स्थापित किए गए हैं, डेटीज स्टैब्लिश करे गए हैं, वो ना थियोरेटिकल ऑनर माने जाते थे। जितने भी एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक मतलब जितने भी भेड़ हैं, बकरियां हैं, उन सब के मालिक कौन माने जाते थे, भगवान माने जाते थे। भगवान को हमने सबका मालिक घोषित कर दिया था। मेसोपोटामिया के लोगों ने भगवान को सबका मालिक घोषित कर दिया था, कि जितनी भी हमारे पास लैंड्स हैं उसके भी ऑनर आप ही है, जितनी भी हमारे पास ज़मीन है उसके भी ऑनर आप ही है, जितने भी हमारे पास जानवर है जिनका हम ऊल बेचते हैं, जिनका मीट खाते हैं, जिनका चीज़ बना के बेचते हैं, दूध बना के बेचते हैं, तो ये सारे चीज़ों की मालिक आप ही हैं। तो इसलिए गॉड्स को बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑफरिंग्स में भी दी जाती थी, चढ़ावे में। तो ऑफर उनको ग्रेन दिया जाता था, अनाज दिया जाता था, कर्ड दिया जाता था, जो दही एंड फिश इसलिए क्योंकि जो टेम्पल्स हैं उनके उनकी जब खुदाई करेगी तो कुछ कुछ मछलियों की हड्डियाँ भी मिली है। तो उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिश के रूप में भी गॉड्स को ऑफरिंग चढ़ाई जाती होंगी। उसके बाद क्या था, जब टेम्पल्स में लोगों का आवागमन बढ़ गया, अब टेम्पल को लोगों ने एक कॉमन इंस्टीट्यूशन के रूप में देखना शुरू करा।
तो जब टेम्पल में बहुत सारे लोग आने जाने लगे, क्योंकि अगेन टेम्पल वॉज गॉड वॉज अ थ्योरेटिकल ओनर ऑफ ऑल द एग्रीकल्चर फीड्स एंड लाइव स्टॉक, तो लोग तो आएंगे ही अपने मुरादे लेके and चढ़ावा लेके। तो क्या करते थे ना, जितने भी लोग होते थे काम के, चाहे वो स्क्राइब हो गया, लेखपाल हो गया, मर्केंट्स हो गया, फार्मर्स हो गया, फिशरमैन हो गया या हर्डर्स हो गए, शेपर्ड्स हो गए, सारे लोग क्या करते थे ना, टेम्पल्स के पास ही एकत्रित होना शुरू हो गया। क्योंकि अगर कुछ उस तो ये सारे लोग क्या करते थे ना, टेम्पल के आसपास ही एकत्रित होना शुरू कर गए ये लोग, क्योंकि देखा उन्होंने कि सब लोग टेम्पल के आसपास ही सेटलमेंट्स बसा रहे हैं। तो सारे लोगों की ज़रूरत जो होगी वो टेम्पल के आसपास ही फुलफिल की जानी चाहिए। तो जितने भी स्क्राइब्स थे, जो भी मर्केंट सामान बेचने वाले थे, जो भी फिशरमैन थे, जो मछली बेचते, जो फार्मर्स थे, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचते थे, जो शेपर्ड थे, वो सारे लोग टेम्पल्स के आसपास ही गैदर होना शुरू हो गया। इस तरीके से टेम्पल वॉज बिकमिंग अ मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन, एक अर्बन इंस्टीट्यूशन के रूप में उभर के सामने आता है टेम्पल। क्योंकि टेम्पल के आसपास ही सारी की सारी प्रोडक्टिव चीज़ें घूम रही हैं। टेम्पल में ही आप देखेंगे तो फूड की ग्राइंडिंग होने लगी थी, ऑयल की प्रोसेसिंग होने लगी थी, क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज टेम्पल के आसपास अवेलेबल थे। पहले लोग धीरे धीरे आते गए। सबसे पहले तो 5000 BC के आसपास पहले टेम्पल बनते, अर्लीस्ट टेम्पल। और वो टेम्पल्स छोटे मोटे घर टाइप के बनाए गए थे। उन्हें मूड गुड ऑफ उर्स और इनाना टाइप की गॉडेसेस को रखा गया था। फिर ये जो गॉड थे उनको कुछ चढ़ावे के रूप में दिया जाता था, ग्रीन कर्ड फिश। एंड जब लोग बहुत ज़्यादा आते जाते गए तो उसमें एक सेटलमेंट्स बनता गया आवागमन का। एंड फिर जो ज़रूरत की चीज़ों को मुहैया कराने के लिए जो स्क्राइब्स होते थे, मर्केंट्स होते थे, फिशरमैन होते थे, शेपर्ड्स होते थे जो कि ऊल और मीट बेचा करते थे, फार्मर्स होते थे, वो सारे लोग टेम्पल्स के अराउंड ही एकत्रित हो गए, क्योंकि लोग तो वही रह रहे हैं, तो वहीं पे हमें सामान बेचना पड़ेगा। इस तरीके से टेम्पल एक तरीके से अर्बन इंस्टीट्यूशन बन गया, यानी कि टेम्पल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन गया जहाँ पे सारी की सारी जो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज होने लगी। लाइक वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचा जा रहा है, लाइक वहाँ पे स्क्राइब अपना काम कर रहा है, किसी को कुछ लिखवाना है तो, लाइक वहाँ पे फिशरमैन अपनी मछली बेच रहा है, लाइक वहाँ पे ऑयल की प्रोसेसिंग हो रही है, लाइक वहाँ पे फूड की ग्राइंडिंग हो रही है। सो दैट वाज अ सिनेरियो। टेम्पल्स किस तरीके से मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन बनते हैं। अब एक और रीज़न था इसके पीछे कि किस तरीके से हमने ये देख लिया कि टेम्पल की लोगों को ज़रूरत थी, क्योंकि गॉड वॉज थियोरेटिकल ऑनर ऑफ ऑल द एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड लाइव स्टॉक। लेकिन इसके अलावा एक और रीज़न था जिसके चलते टेम्पल्स के आसपास बहुत सारे लोग बसने लग गए थे। वो रीज़न क्या था कि मेसोपोटामिया आप देखेंगे जब मैप, तो मेसोपोटामिया में क्या है, ये जो जैसे मान ले यूफ्रेट्स को देखते हैं, तो ये आप देखें तो अप स्ट्रीम है, यहाँ से डाउन स्ट्रीम है, नीचे ढलान की तरफ। तो ऑफन क्या होता था ना, पानी और लैंड को लेके मेसोपोटामियन कंट्री साइड में गाँव में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। क्योंकि मान लीजिए किसी एक गाँव ने दूसरे गाँव का पानी रोक दिया, जैसा मान लीजिए कि सिल्ट निकालना भूल गए तो पानी जाम हो गया, या सिल्ट ज़्यादा निकाल दिए तो बाढ़ आ गई, या पानी ज़्यादा छोड़ दिया तो बाढ़ आ गई। तो इसलिए क्या होता था, लैंड एंड वाटर को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होते थे, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। एंड इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा खून खराबा होता था। तो इसलिए लोगों ने इस डर से क्या सोचा कि हम जब एक साथ रहेंगे, एकत्रित रहेंगे, क्लोज सेटलमेंट्स में रहेंगे, तो हम लोग आपस में किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। सो रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट्स नेचुरली इनकरेज द क्लोज सेटलमेंट्स अराउंड टेम्पल्स के। कि क्या हुआ कि लोग मंदिरों के आसपास रहना उन्होंने शुरू करा, क्योंकि सारी सुविधाएं पहले से वहीं पे है। एंड हमें अगर गांव के लोगों ने जब माइग्रेशन शुरू करा, ये तो गांव के लोगों की बात हो गई ना, मेसोपोटामिया में कंट्री साइड में से कॉन्फ्लिक्ट मिलते थे लैंड और वाटर से लेके। तो वो लोग जो टेम्पल की तरह मूव करते थे तो इस मोटिव से मूव करते थे, क्योंकि पहले ही वहाँ पे सेटलमेंट था। एंड ऊपर से अगर हमें इस कॉन्फ्लिक्ट से बचना है एंड अपने आप को शील्ड करना, प्रोटेक्ट करना, तो हमें ऑब्वियसली एक क्लोज सेटलमेंट्स में रहना पड़ेगा। तो इस टेम्पल के आसपास और ज़्यादा लोग एकत्रित होते गए एंड आगे कारवा बनता गया। और ये जो चीफ्स होते थे, एंड उसके बाद आप देखेंगे तो अर्लीस्ट टेम्पल जैसे हमने आपको बताया कि ऑर्डिनरी बनाए जाते थे नॉर्मल पीपल के घर की तरह। लेकिन बाद के टेम्पल्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाइड बनाए जाने लगे, क्योंकि जो चीफ्स होते थे, जो लड़ाई में लीडर्स होते थे, वो लोग जब लड़ाई में जीतते थे उसको वॉर बूटी बोलते हैं। जो भी रकम जीती जाती है लड़ाई में उसको वॉर बूटी बोलते हैं। तो और जो हरजाना लिया जाता है उसको भी वॉर बूटी बोलते हैं। तो ये जो हरजाना होता था उसको वो लोग इस्तेमाल करते थे टेम्पल्स को ब्यूटीफाई करने में। एंड वॉर बूटी को वो लोग फिर गॉड्स को भी ऑफर करते थे, भगवानों को भी, कि हमने देखिए लड़ाई में इतना जीता है तो आप इसका 10% रखें। तो बेसिकली टेम्पल्स वेर ब्यूटीफाइड एंड टेम्पल्स की जो टेम्पल्स के जो गॉड थे उनको प्रीशियस बूटीज में, यानी कि जो भी लड़ाई में जीती हुई रकम होती थी उसमें हिस्सा भी दिया जाता था। एंड इसके अलावा आप देखेंगे तो अकाउंटिंग ऑफ टेम्पल वेल्थ वाज डन, क्योंकि टेम्पल में बहुत ज़्यादा वेल्थ है पहले से ही, क्योंकि चीफ्स जो सरदार्स होते हैं जो लड़ाई में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि लीडर तो चाहिए ना। तो वो लोग क्या करते थे कि वो लोग टेम्पल में जो भी बूटी आती थी उसको गॉड्स को चढ़ाते थे। वो लोग गॉड्स को एज ए शेयर उसको देते थे एंड ब्यूटीफाई कराते थे टेम्पल का। तो टेम्पल में वेल्थ एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। एंड हमें राइटिंग पहले से आती है, तो टेम्पल के वेल्थ का हम एक काउंटिंग भी किया करते थे मेसोपोटामिया के लोग, यानी कि टेम्पल में कितना चढ़ावा आता है, कितना खर्चा होता है, तो इसकी भी अकाउंटिंग होती थी। तो आप सोच सकते हैं कितने ज़्यादा एडवांस्ड कम्युनिकेशन होता था। उसके बाद जो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है ऐसी सिटी का जो टेम्पल सिटी थी, यानी कि जिसका जो उद्भव हुआ था वो
टेम्पल से हुआ था। टेम्पल के आसपास लोग आते गए, फिर स्क्राइब्स आते गए, फिर काम के लोग जो प्रोडक्टिव सर्विसेज देते थे वो आते गए, फिर लड़ाई के चलते लोग वहाँ एकत्रित होने गए। तो वैसी एक सिटी है उरुक। उरुक यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे इस इलाके में पड़ता उरुक। अच्छा, उरुक क्या है ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो इलाका है, अगर आप इस इलाके को देखेंगे, यहाँ पे जो ग्रीन डॉट्स है, दैट मीन्स कि दैट इंडिकेट्स कि ये जो इलाका था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया फर्टाइल था, यानी कि इरिगेशन यहाँ बहुत बढ़िया होती थी। हमने आपको साउथ में बताया था ना रीज़न, तो यही रीज़न है जहाँ पे इरिगेशन बहुत सही होता था। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो माउंटेनियस रीजन है, तो इसको ये ग्रेड ट्राइंगल डिनोट कर रहा है। तो इसी डेजर्ट में एक उरुक करके सिटी थी, एंड उरुक वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल सिटीज जो कि स्टैब्लिश करी गई थी सुमेरियंस के द्वारा, सुमेरियन सिविलाइजेशन के द्वारा। तो अब सिटी ऑफ उरुक के बारे में देख लेते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से टेम्पल के आसपास सेटलमेंट्स बनाई जाती हैं, फिर बहुत सारे लोग वहाँ रहना शुरू करते हैं, फिर लोग गांव से माइग्रेट होकर आते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट नहीं बनना था, क्योंकि उन्हें बार बार लड़ाइयाँ नहीं करनी थी। तो वो सोचे कि अगर हम टेम्पल के आसपास रहेंगे तो सेटलमेंट्स बनाएंगे एंड कोई भी मुश्किल का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक उरुक जैसे सिटी का जन्म होता है, सिटी ऑफ उरुक। Uruk develops into a huge city in around 3000 BC to the extent of 250 हेक्टेयर्स के 3000 BC में ना, आज से 5000 साल पहले, यानी कि ईसा के जन्म से 3000 साल पहले उरुक एक बहुत बड़ी सिटी बनती है। तब हमारे पास हड़प्पा मोहनजोदाड़ो भी नहीं हुआ करता था। तो ये जो सिटी है ना, ये सिटी बहुत बड़ी थी, 250 हेक्टेयर के करीब की सिटी थी। एंड 250 हेक्टेयर मान ले, उस समय जो मोहनजोदाड़ो की सिटी हमारे पास हड़प्पा सिविलाइजेशन में है उसका लगभग दुगुना, यानी कि वो तकरीबन 120-25 हेक्टेयर की है मोहनजोदाड़ो। एंड ये उरुक इतनी बड़ी सिटी थी कि वो 250 हेक्टेयर की सिटी हुआ करती थी। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं उरुक का। उसके बाद उरुक में क्या होता था, एक बहुत बड़ा सिटी वॉल था, क्योंकि ऑब्वियसली एक सिटी बसाई जाएगी तो उसको प्रोटेक्ट भी करना है, उसको शील्ड भी करना है। तो एक बहुत बड़ा सिटी वॉल बनाया गया सुमेरियन किंग्स के द्वारा। तो एपिक ऑफ गिलगमेश जब आप देखेंगे तो उसमें भी सिटी वॉल का जिक्र है कि वहाँ पे सिटी वॉल्स पे वो जो गिलगमेश है वो थक हार के आता है, उसको मोर्टैलिटी का सीक्रेट नहीं मिल रहा है कि किस तरीके से लोग अमर होते हैं। तो वो वापस थक हार के अपने सिटी वॉल पे बैठ जाता है एंड अपने वॉल को देख के गौरव महसूस करता है। सो दैट इज द स्टोरी। उसके बाद 2800 बीसी के आसपास आप देखेंगे, तकरीबन 200 सालों बाद 3000 बीसी में उरुक पहली बार सिटी में डेवलप होता है। देन 2800 बीसी के आसपास उरुक की जो एरिया है वो एक्सटेंड होकर 400 हेक्टेयर हो जाती है, यानी कि 250 से सीधे 400, इतनी बड़ी ग्रोथ। उसके बाद उरुक में ब्रॉन्ज टूल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे, वेपन्स बनाने के लिए, सील्स बनाने के लिए, सील्स मतलब मुहरे बनाने के लिए। उसके बाद पॉटर्स व्हील वॉज इन्वेंटेड। पॉटर्स व्हील वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेशन। यहाँ आप देख सकते हैं चाक, जो कि इससे बर्तन बनाए जाते हैं, पॉटरी बनाई जाती है। तो पॉटर व्हील वॉज इन्वेंटेड ड्यूरिंग दिस एरा, ब्रॉन्ज टूल के एरा में। उसके बाद आप देखेंगे तो अगली जो चीज़ है वो ये है कि हमने पिछले लेसन में देखा था, अगली जो चीज़ है वो ये है कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि किस तरीके से जो चीफ्स होते थे, जो मेसोपोटामिया में चीफ्स होते थे, चीफ्स मतलब जो लड़ाइयों में लीड करते थे उनको चीफ्स बोलते हैं हम लोग। हर एक कॉम के, हर एक ट्राइब के लीडर तो होते ही है ना। तो उस वो जो चीफ्स होते थे वो लड़ाइयाँ लड़ते थे, एंड फिर जो लड़ाइयाँ जीते थे तो वॉर बूटी जो रकम हासिल होती थी जीत के, उसको फिर कुछ टेम्पल में देते थे, कुछ अपने लोगों में बांटते थे, एंड टेम्पल की वेल्थ का अकाउंटिंग भी किया जाता था। उसके साथ ही क्या होता था ना कि वॉर में कुछ लोग कैप्टिव भी बनाया जाता है। कैप्टिव मतलब बंदी। तो वॉर में जो कैप्टिव बनाए जाते थे, लोकल जो गरीब पीपल थे उनको टेम्पल में काम करने के लिए छोड़ दिया जाता था कि भाई आप टेम्पल का काम करें, इसका कंस्ट्रक्शन करें, इसके डेली मेंटेनेंस में आप योगदान दें। एंड उसके बदले जितने भी लेबर्स थे ना उसे फोकट में काम नहीं कराया जाता था, उनको राशंस दिए जाते थे, उनको फूड ग्रेस दिए जाते थे, उनको ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराई जाती थी। तो आप अगर टैबलेट्स देखेंगे तो बहुत सारे टैबलेट्स मेसोपोटामिया के ऐसे भी मिले जिसमें राशंस का जिक्र है। तो राशन लिस्ट भी बनाई गई थी। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक राशन लिस्ट भी बनाई गई होगी ताकि हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे लेबर्स को राशन पे कर सकें। सो दैट वाज द सिटी ऑफ उरुक। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उरुक की सिटी में चूंकि सिटी वॉल तो थी, एंड उसके अलावा वॉल पे ना बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग भी बनाई जाती थी, बहुत अच्छे अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कल्पचर भी बनाए जाते थे। यहाँ पे एक स्कल्पचर आप देख सकते हैं जिसमें कि एक वॉरियर है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो एक वॉरियर है जो कि स्पीयर लेके किसी को मार रहा है, शेर को मार रहा है, मे बी यहाँ पे शेर की आकृति बनी हुई है। और यहाँ पे एक वॉरियर है जो एरो लेके शेर को मार रहा है। और यहाँ पे एक वॉल पेंटिंग आप देख सकते हैं जिसमें कि ये लोग वॉर कैप्टिव्स हैं जो कि जिनकी हाथें बांधी गई है, एंड उनको जो लीडर है वो अपने लोगों को बोल रहा है कि इन लोगों को लेके आओ, ठीक है। तो दैट वाज द वॉल पेंटिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कल्पचर मेड ड्यूरिंग द एरा ऑफ उरुक। उरुक जिस तरीके से डेवलप होता हमने देखा कि सिटी वॉल्स थी, ब्रॉन्ज टूल का बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता था वेपन्स को बनाने के लिए, सील्स को बनाने के लिए, बीड्स को बनाने के लिए। उसके बाद आभूषण बनाने के लिए प्रीशियस स्टोन्स लाए जाते थे, बड़े बड़े स्कल्पचर्स बनाए जाते थे,
देन हमने ये देखा कि जो वॉर कैप्टिव्स होते थे उनसे काम लिया जाता था, उनसे टेम्पल में काम कराया जाता था। देन उनको पेड भी किया जाता था, उनको राशन दिया जाता था कि भाई तुम खाना कैसे खाओगे, तुम्हारी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो तुम्हें हम मुहैया कराएंगे। एंड अगर आप इनका पहनावा देखेंगे तो एक बड़ा सा स्कर्ट होता था एंड एक माथे पे एक बैंड टाइप का बांधते थे, आप देख सकते हैं। तो दैट वॉज देयर आउटफिट, उड़ुक के लोगों का, सुमेरियन लोगों का। उसके बाद आप देखेंगे तो अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है लाइफ इन द सिटी। सिटी में आखिर लाइफ कैसी थी, हमने उड़ुक के बारे में देख लिया कि उड़ुक कैसा था। उड़ुक में सिटी वॉल्स थे, उड़ुक में ब्रॉन्ज बहुत ज़्यादा मिलता था। उड़ुक में आप देखेंगे तो वॉल पेंटिंग्स होती थी, बहुत अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स हुआ करते थे। उड़ुक में ट्रेड बहुत बढ़िया था, उड़ुक में टेम्पल्स बहुत बढ़िया बढ़िया थे। लेकिन उड़ुक में लाइफ कैसी थी, सबसे पहले रॉयल्स जो शाही लोग होते थे उनकी लाइफ लाइफ के बारे में देख लेते हैं। तो शाही लोग मीन्स के राजा रानी। तो शाही लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा रिच हुआ करती थी, उनके पास फाइन ज्वेलरीज हुआ करती थी, गोल्ड वेजल्स हुआ करते थे। लैपिस lazuli, लैपिस lazuli एक प्रीशियस स्टोन है जो कि ब्लू कलर का होता है। तो इसको आप बेसिकली देखेंगे तो इंपॉर्टेंट स्कल्पचर बनाने के लिए ना इस स्टोन का यूज़ करा जाता है। तो लैपिस lazuli इत्यादि हुआ करती थी। एंड जब ये बहुत सारे रॉयल्स को आपने देखा मेसोपोटामिया में, जो भी एविडेंसेस मिले हैं तो उनकी ग्रेव्स में ना बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज एंड गोल्ड वेजल्स मिले। सो द किंग्स वेर ब्यूरिड विथ इनॉर्मस वेल्थ एंड गोल्ड। कुछ किंग्स एंड क्वींस ऐसे होते थे जिनको जब दफनाया जाता था तो उनके साथ बहुत ज़्यादा धन भी दिया जाता था उनको। सो इतनी ज़्यादा रिच एंड इतनी ज़्यादा फुलफिलिंग लाइफ जीते थे रॉयल्स। अब देखते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल किस तरीके से गुजर बसर करते थे। न्यूक्लियर फैमिली वाज अ नॉर्म, कि लोग ऑफन न्यूक्लियर फैमिली को प्रेफर करते थे, यानी कि जहाँ पे पेरेंट्स होंगे और उनके चिल्ड्रंस केवल होंगे और उसके अलावा कोई नहीं होगा। सो न्यूक्लियर फैमिली वाज अ नॉर्म। उसके अलावा मैरिज के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। मैरिज के लिए क्या होता था ना, जो ग्रूम होता था वो एक डिक्लेरेशन करता था, मैं फलाना फलाना अब शादी करने जा रहा हूँ, अब शादी के लायक हो चुका हूँ, अब शादी करने जा रहा हूँ। उसके बाद उस डिक्लेरेशन को पढ़ के या उस डिक्लेरेशन को देख के जो पेरेंट्स हुआ करते थे ब्राइड के, यानी कि दुल्हन के जो पेरेंट्स हुआ करते थे वो अपना कंसेंट दिया करते थे। उसके बाद ये अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो गिफ्ट एक्सचेंज होते थे वो पहले ग्रूम्स के लोग जो थे ना, यानी कि जो दूल्हे के लोग थे वो ब्राइड के लोगों को देते थे। यानी कि दहेज, अगर सिंपल टर्म में कहें, दहेज रॉन्ग वर्ड होगा, नेगेटिव वर्ड होगा, लेकिन अगर उसको दहेज ही माना जाए तो लड़के वाले लड़की वाली को दहेज देते थे। सो दैट वाज अ सिनेरियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, काश कि हमारे यहाँ भी होता। उसके बाद द ब्राइड वॉज गिवन शेयर इन द फादर्स इनहेरिटेंस, की जो दुल्हन होती थी ऐसा नहीं था कि उसको अपने पिता की संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था, बल्कि उसको अपने पिता की संपत्ति में दखल दिया जाता था, उनके उसको अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा दिया जाता था। तो ब्राइड वॉज गिवन शेयर इन द फादर्स इनहेरिटेंस। उसके बाद जो हमने देखा था मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बेसिकली व्हील कार्ट हुआ करते थे, क्योंकि पॉटर्स व्हील एंड व्हील का इन्वेंशन हो चुका है। तो जो गाड़ी हुआ करती थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी, तो व्हील कार्ट ऑर्डिनरी पीपल का हिस्सा नहीं थी, वो रॉयल्स चलाते थे। ऑर्डिनरी पीपल खच्चर या डोंकी, गधे का इस्तेमाल किया करते थे अपने कामों के लिए। अगर किसी सामान की ढुलाई करनी है तो गधे का या खच्चरों का इस्तेमाल करेंगे, ना कि व्हील कार्ट का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी होती थी एंड उसको रॉयल्स यूज़ किया करते थे। सो दैट वॉज द ऑर्डिनरी लाइफ इन द सिटी ऑफ उरुक। उसके बाद हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटी को लेके, किस सिटी बनाया कैसे जाता था आखिर। जैसा हमने जब हड़प्पा सभ्यता देखा था तो हमने देखा था कि एक स्नानागार होता था, एक अन्नागार होता था, एक बहुत बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम होता था, सिटीज़ बहुत प्लान्ड होती थी। इसी तरीके से मेसोपोटामिया में किस तरीके से सिटीज़ का कंस्ट्रक्शन होता था। तो यहाँ पे आप मैप देख लें, एक सिटी है उसका मैप देख लें, तो मैप देख के आपको ऐसा लग रहा है कि जो लेन्स है बहुत ज़्यादा नैरो है, स्ट्रीट्स वेर वेरी नैरो। सो स्ट्रीट्स वेर वेरी नैरो एंड कोई टाउन प्लानिंग आपको नज़र नहीं आएगी। तो टाउन प्लानिंग चूंकि नज़र नहीं आ रही थी तो यहाँ पे जो ड्रेनेज थी ना वो भी लैक करती। जैसे मैं मोहनजोदाड़ो में बहुत अटमोस्ट लेवल की आपको टाउन प्लानिंग देखने को मिलेगी, मैप देख के ही आप कह देंगे कि ये सिटी तो भाई पेरिस लग रहा है देखने में। लेकिन उसी के विपरीत जो मेसोपोटामिया में जो सदर्न मोस्ट सिटीज़ हुआ करती थी, लाइक उड़ुक हो गया या उर हो गया, वैसे सिटीज़ में आपको टाउन प्लानिंग नहीं देखने को मिलती थी। वैसे सिटीज़ में कोई स्ट्रीट ड्रेनेज भी नहीं हुआ करता था, कोई नाली टाइप कुछ व्यवस्था थी नहीं, जो भी कचरा होता था वो घर के बाहर फेंक दिया जाता था। उसके बाद जो हाउसेज होते थे उसके कंस्ट्रक्शन को लेके बहुत ज़्यादा अंधविश्वास हुआ करते थे। लाइक एक अंधविश्वास आपको बताना हो तो होता क्या था, लोग ये मानते थे कि अगर हमारे घर की ड्योढ़ी अगर ज़्यादा लंबी रहेगी तो हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे। तो ऑफन लोग क्या करते थे, दरवाज़ा के बाहर ना बहुत ज़्यादा जगह छोड़ते थे, यानी कि हमारी जो ड्योढ़ी है ना, हमारी जो सीमा है घर का, वो ज़्यादा बड़ा है ताकि हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा। एंड लोग गेट खोलने को लेके भी बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे कि गेट हम बाहर की तरफ खोलेंगे ना कि अंदर की तरफ। तो ये भी एक चीज़ थी। एंड अ टाउन सिमेट्री वॉज देयर, एक कब्रगाह हुआ करता था वहाँ पे कॉमन, जिसमें कि लोगों को दफनाया जाता था। लेकिन ये भी जिक्र है कि लोग जो इंडिविजुअल्स, बहुत सारे लोगों को हमने देखा था, जो एविडेंसेस मिलते हैं तो उसमें ये भी पाया गया कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स अपने घर में ही दफना दिए जाते थे। तो ऑफन वहाँ पे सिमेट्री तो था ही, तो ऑफन लोग वहाँ पे भी दफनाए जाते थे। लेकिन कुछ कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो घर में भी दफनाया गया, एज पर द एविडेंसेस वी हैव इन द मेसोपोटामिया। उसके बाद हम देखेंगे
माड़ी, माड़ी के बारे में। अभी तक हमने एक सिटी पढ़ी जो टेम्पल के आसपास बसी थी, उरुक एंड उर। तो उरुक एंड उर के बारे में हमने सारी चीज़ जाना कि उरुक में किस तरीके से सिटी वॉल्स थे, किस तरीके से वॉल पेंटिंग होती थी, ब्रॉन्ज एक्सटेंसिवली यूज़ होता था। उसके बाद हमने सिटी कंस्ट्रक्शन देखा, किस तरीके से टाउन प्लानिंग नहीं थी, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं हुआ करता था। कोई आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस वाले लोग होते थे, बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस को मानने वाले लोग होते थे। उसी तरह एक दूसरी कैटेगरी ऑफ सिटी है जो ट्रेडिंग टाउन, जो एज अ ट्रेड सेंटर उभर के आई थी, ना कि टेम्पल के आसपास बसने वाली सिटी। तो उसमें माड़ी आती है। माड़ी एक सिटी है, अगर आप मैप देखें यहाँ पे तो माड़ी यहाँ पे है, यूफ्रेट्स के एकदम मिडिल में। यूफ्रेट्स के मिडिल में मतलब ये अप स्ट्रीम में है। अप स्ट्रीम मतलब इसके बाद से यूफ्रेट्स ढलान पे आता है, यानी कि जो बेबीलोन एंड उरुक जैसे शहर है वो ढलान पे पड़ते हैं। तो मारी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी इसलिए था क्योंकि ये यूफ्रेट्स के बीच में आता था, एंड जितने भी सामानों का आवागमन होगा वो मारी के थ्रू ही होगा अगर यूफ्रेट्स में होना है। एंड यूफ्रेट्स ट्रेड रूट पे आता था वर्ल्ड के, क्योंकि ये पर्शियन गल्फ से कनेक्ट होकर इधर जाके आप देखेंगे तो ब्लैक सी से कनेक्ट हो जाएगा टर्की के थ्रू। तो दैट वॉज द सिनेरियो। तो मारी एज अ ट्रेडिंग टाउन हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि माड़ी का कितना इंपॉर्टेंस था, किस तरीके से ट्रेड वहाँ फ्लरिश होता है। तो माड़ी वॉज अ सिटी ऑन द अपस्ट्रीम ऑफ यूफ्रेट्स, यूफ्रेट्स के अपस्ट्रीम पे पड़ता था। उसके बाद माड़ी वॉज बीइंग रूल्ड बाय एमोराइट्स, जैसे उरुक को हमने देखा या उर को देखा, वो सारे सुमेरियंस रूल करते थे बहुत दिनों तक, लेकिन माड़ी को एमोराइट्स ने रूल करा था। एंड माड़ी इन ये जो सिटीज़ है ना आपके पास, सुमेरियंस किसको रूल करते थे, उरुक एंड उर को। एंड उरुक एंड उर के बहुत सालों बाद माड़ी बसाई जाती है। माड़ी बेसिकली आप 2000 बीसी के आसपास बसाई जाती है, जबकि उरुक एंड उर तो उससे 1000 साल पहले यानी कि 3200 3000 बीसी के आसपास ही बसाए गए थे। सो माड़ी वॉज बीइंग रूल्ड बाय एमोराइट्स। एमोराइट्स एक अलग कम्युनिटी हुआ करती थी। यहाँ पे अब माड़ी का एक आप स्ट्रक्चर देख लें, मैप, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया। सो बेसिकली ये यूफ्रेट्स है, एंड ये जो लैंड है ये ऑफन फ्लडेड लैंड होती थी। ये जो आप डॉटेड देख रहे हैं, ग्रीन डॉटेड, ये एग्रीकल्चर लैंड थी, यहाँ पे बहुत बढ़िया खेती हुआ करती थी। एंड ये जो ब्राउन में आप देख रहे हैं ना, तो वो सारे क्या होते थे ना, चारागाह होते थे, पेस्टोरल लैंड्स, यहाँ पे लोग आके अपने भेड़ बकरियों को चढ़ाते थे। सो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे किसान और पेस्टोरल लोग जो कि अपना जानवरों को चढ़ाते हैं, शेपर्ड्स लोग साथ में रह सकते थे क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड भी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आस बगल में शेपर्ड भी रह सकते हैं क्योंकि उनके पास चारागाह का भी व्यवस्था है। तो ये जो माड़ी है ना, ये यूफ्रेट्स के बीच में पड़ता है। माड़ी चूंकि यूफ्रेट्स के बीच में पड़ता है, यहाँ पे आप देखें तो माड़ी है, और माड़ी के बगल में एग्रीकल्चर लैंड भी है। माड़ी के बगल में आप देखेंगे तो चारागाह भी है। तो माड़ी में ऑफन क्या होता था कि एनिमल रेडिंग करने वाले लोग एंड फार्मर्स ये दोनों साथ में रहते थे। सो इन माड़ी एग्रीकल्चर एंड एनिमल रेडिंग वॉज फ्लैश साइड बाय साइड, इसलिए जो फार्मर्स एंड पास्टोरलिस्ट लोग होते थे वो साथ साथ ही रहा करते थे। उसके बाद माड़ी क्या था, माड़ी में चूंकि दो कम्युनिटी एक साथ रह रही है, खेती करने वाली एंड पशुपालन वाली। तो फिर क्या होता था कि जो पेस्टोरलिस्ट होते थे वो ऊल, मीट एंड मिल्क चीज़ को एक्सचेंज करके ग्रेन्स एंड मेटल टूल्स अपने लिए खरीदते थे, अनाज की खरीदते थे, मेटल टूल्स खरीदते थे, एक्सचेंज करके किसको, ऊल्स को, मेटल्स को, मिल्क को, चीज़ को, क्योंकि वो जो ऑफर कर पाएंगे वो करेंगे एंड जो उनको चाहिए वो एक्सचेंज करके ले लेंगे। सो दैट वाज अ सिनेरियो। सो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि शेपर्ड जो होते थे ना, दूर दराज क्षेत्रों से आके मारी के आसपास रहना शुरू कर दिया उन्होंने। शेपर्ड्स इसलिए रहते थे क्योंकि आसपास एग्रीकल्चर लैंड भी है और हमें चारागाह भी मिल जाते हैं। लेकिन ऑफन जो किंग्स होते थे वही शेपर्ड्स, वो हेजिटेट करते थे अपने एकोमोडेट करने में, क्योंकि ये लोग थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करते थे फार्मर्स के लिए, क्योंकि ये भेड़ बकरी छोड़ देते थे और वो उनके खेतों में जाके फसलों को बर्बाद कर दिया करती थी। लेकिन धीरे धीरे शेपर्ड्स आते हैं, फिर यहीं पे कमा के सेटल डाउन हो जाते हैं। बाद में शेपर्ड के साथ ये भी दिक्कत थी कि चूंकि ये बाहर के ओरिजिन के हैं, तो माड़ी के लोग ये नहीं चाहते थे कि ये लोग हमारे यहाँ आए एंड बाद में सेटल डाउन होकर हमारी ही एम्पायर को गिरा दे, जैसा कि सुमेरियंस के साथ हुआ था कि अकेडियन उनके साथ रहना शुरू करते हैं, फिर उनको गिरा के खुद अपना एम्पायर बनाते हैं। तो शेपर्ड्स के ऊपर नज़र भी रखी जाती थी बाकायदा कि अगर कोई ट्रेचरी करे तो उसको तुरंत मार दो। देन ये सारी चीज़ें माड़ी के सोशल लाइफ में होती थी। माड़ी के टाउन का हमने पूरा आपको सोशल इंट्रोडक्शन दे दिया है कि ये यूफ्रेट्स के मिडिल में था, एमोराइट्स द्वारा रूल किया जाता था। यहाँ पे पास्टोरलिस्ट भी रहते थे, एग्रीकल्चर करने वाले लोग भी रहते थे। यहाँ पे ऊल, मीट, मिल्क एंड चीज़ का एक्सचेंज होता था, किसके लिए, ग्रेन एंड मेटल्स के लिए। या वैसे ही फार्मर्स अगर किसी को ऊल चाहिए तो वो ग्रेन के एक्सचेंज में ऊल लेता था, मीट के अगर किसी एनिमल रेडर को मेटल टूल चाहिए तो वो मीट के एक्सचेंज में मेटल टूल लेता था। सो दैट वाज द सिनेरियो। उसके बाद जो ट्रेडिंग होती थी मारी में वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थी, क्योंकि ट्रेडिंग ने इतना ज़्यादा पैसा दिया था मारी को कि मारी वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। तो मारी जो है, आप जैसा हम पढ़ते हैं ऊर के बारे में या उरुक के बारे में, तो ये सारी सिटीज़ तो बहुत पुरानी है, 30,000 बीसी पहले है। लेकिन ये मारी 2000 बीसी के आसपास फ्लरिश होना शुरू होता है। तो आप कह सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू उरुक या उर, मारी बहुत नया सिटी था। एंड मारी को एमोराइट्स अपना कैपिटल ही बनाते हैं। एंड मारी वॉज लोकेटेड ऑन द प्राइम लोकेशन। हमने ये सब देखा था कि यूफ्रेट्स के मिडिल में खड़ा है।
उसके अलावा माड़ी में देखेंगे तो बहुत बड़ी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वहाँ से रेगुलेट होती थी। अगर आप माड़ी का मैप देखेंगे तो माड़ी हेयर एंड यहाँ पे ट्रेड वुड की होती थी, कॉपर की होती थी, टीन, ऑयल, वन स्टोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की होती थी। एंड उस सारी ट्रेड पे क्या करते थे माड़ी के ऑफिशियल्स, माड़ी के किंग 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स वो कस्टम ड्यूटी के रूप में चार्ज करते थे। जैसा मान लीजिए कि अगर एक बोट पे, अच्छा जो ट्रेड होती थी वो बोट्स पे होती थी। क्यों? क्योंकि हॉर्स कार्ट या बुलक कार्ट पे इसलिए नहीं होती थी क्योंकि अगर बुलक कार्ट या हॉर्स कार्ट पर करेंगे तो हमें अलग से कॉस्ट लेना पड़ेगा। लाइक अगर घोड़े के साथ कर रहा है या खच्चर के साथ कर रहा है तो उनको हमें खिलाना भी पड़ेगा, तो उनकी फूडिंग का जो कॉस्ट आएगा वो तो एडिशनल कॉस्ट है। इससे अच्छा बोट्स में चले जाएं। बोट्स में तो उस समय इंजन का कोई लफड़ा था नहीं, तो उस समय बोट्स पूरी की पूरी आपकी जो पानी की करंट है उसके थ्रू जाएंगी, तो उसमें कोई टेंशन है नहीं, तो आप बोट से ही व्यापार करें। तो जो सी रूट था ना, सी ट्रेड था ना, वही ज़्यादा पॉपुलर था। तो उस सी ट्रेड में माड़ी वॉज इन द प्राइम लोकेशन। वहाँ पे जो कस्टम ऑफिशियल्स होते थे किंग के, वो एक दहाई हिस्सा जो है गुड्स का चार्ज कर लेते थे। लाइक एक किसी बोट में अगर 1 लाख का सामान पड़ा हुआ है तो उसको पहले चेक करेंगे पूरा दिखा के, फिर उसकी वैल्यू को असेस करेंगे, देन उसका एक दहाई हिस्सा यानी कि 1 लाख का आप कहें तो 10,000 हिस्सा, 10,000 रुपया वो एज अ कस्टम ड्यूटी वो वसूल लिया करते थे। इस तरीके से माड़ी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस सिटी इन द वर्ल्ड उस समय। हालांकि ये इतना मिलिटरीली पावरफुल नहीं था, लेकिन ये प्रॉस्पेरस बहुत ज़्यादा था, प्रॉस्पेरस बहुत हद से ज़्यादा हुआ था एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। तो अब हमने माड़ी के बारे में जान लिया, उड़ूक के बारे में जान लिया, जितनी भी चीज़ें थी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लिया, स्क्रिप्ट देख लिया, डेवलपमेंट कैसे होती है, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, सब चीज़ें हमने पढ़ ली। अब इस सब को समाप्त करते हैं विद द फीचर्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो सबसे पहला जो फीचर है वो ये है कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड टिल कि अभी तक हमें जितनी भी सिविलाइजेशन के बारे में पता है उसमें से सबसे ज़्यादा जो पुरानी सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामियन ही है। एंड मेसोपोटामियन हैड द ओल्डेस्ट राइटिंग्स, सिटीज़, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, टेम्पल। इन्होंने सबसे पहले मंदिर बनाए, इन्होंने सबसे पहले स्क्रिप्ट ईजाद करा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेसोपोटामिया को जो मेसोपोटामिया के साथ जो इनको खास बनाती है। उसके बाद मेसोपोटामिया का रेफरेंस बाइबल में भी है, इसीलिए यूरोपियंस खासा इंटरेस्टेड थे इसके एक्सपेडिशन को लेकर, क्योंकि वो इसको अपना मेसोपोटामियन लोगों को अपना एंसेस्टर मानते थे। क्योंकि हमने बताया किस तरीके से रेफरेंस है बाइबल में मेसोपोटामिया के सुमेर राज का। उसके बाद मेसोपोटामियन सेटल्ड द अर्लियर सिटी, जो बहुत पुरानी पुरानी सिटीज़ थी, 5,000 साल 6,000 साल पुरानी। लाइक हमारे यहाँ वाराणस है या माँ की सिटीज़ है, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे तो उरूक है, ऊर है, हमने बात करी अभी मारी की बात करी, ये सारी सिटीज़ को, बेबीलोन की बात करी, तो ये सारी सिटीज़ को मेसोपोटामियंस बसाते हैं। देन मेसोपोटामिया वाज द इंटरमिक्सचर ऑफ वेरियस सिविलाइजेशन की, वहाँ पे बहुत सारी सिविलाइजेशंस आके रहती है, हालांकि बाद में तबाह भी हो जाते हैं वो लोग। तो हमने देखा कितने सारे सिविलाइजेशन के लोग एक साथ रह रहे थे। तो सुमेरियंस रहते थे, अकेडियंस रहते थे, बेबीलोनियंस रहते थे, मोराइट्स रहते थे, एसीडियंस रहते थे। ये सारे लोग एक साथ इंटरमिक्स होकर रहते थे। उसके बाद मेसोपोटामियंस ने सी ट्रेड को ऑर्गेनाइज करा था, विच वॉज अ बिग डील, क्योंकि समंदर तभी उतना खतरनाक था, आज भी उतना ही खतरनाक है। तो उसमें अगर आप अब सोच सकते हैं कि 2,000 3,000 साल 5,000 साल पहले उनके बोट्स एंड वो अगर किसी उसके थ्रू अगर व्यापार होता था तो कितनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास रही होगी। सो दैट वाज अ सिनेरियो, उन्होंने सी ट्रेड को ऑर्गेनाइज करा था, क्योंकि सिटी को बसाने के लिए ट्रेड और स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करना तो कंपलसरी था। उसके बाद मेसोपोटामियंस एस्ट्रोनॉमी, टाइम रिकॉर्डिंग, मैथमेटिक्स, इसमें भी बहुत ज़्यादा आगे थे। उन्होंने ही पहली बार इजाद करा था कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं एंड ऑल। तो एस्ट्रोनॉमी एंड टाइम रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा बढ़िया थे, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा बढ़िया थे, उनको गणना करनी आती थी बहुत बढ़िया से, स्क्वायर रूट से निकालने आते थे, वो पता कर सकते थे गैलेक्सी के बारे में बहुत सारी चीज़ें। तो दैट वॉज अ सिनेरियो। अब हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया। नाउ योर वर्क इज़ कि आप इस वीडियो को टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंगली देखें। पूरी वीडियो एक बार देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको हिस्से में बांट के देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड उसके अलावा अपने साथ नोट करें जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती है। एंड उसके अलावा हमने आपको नोट्स तो दिया ही है, लेकिन आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में क्विज भी मिल जाए, तो आप क्विज को भी अटैम्प्ट करें टू चेक योर रिवीजन, टू चेक योर प्रिपरेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट इस वीडियो। एंड अब भी जितने भी आगे की लेक्चर्स हैं वो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। हर एक चैप्टर में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं, सो प्लीज़ चेक दैट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।